खास तौर पे जो नौजवान तबका है जो अपने चाइल्डहुड से अपने एडल्टहुड की तरफ एक बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में अपीयर हो रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे वांट टू आस्क समवन, और कोई डायरेक्टली से पूछेंगे। एक साहब मुझे बोलने लगे कि मेरे बच्चे को एहतलाम हो गया, लेकिन मैं कैसे बोलूँ कि ये गुस्ल लेना पड़ता है ये करने के बाद। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने एक लेक्चर बनाया था फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, फिजिकल हार्मोनल शरिया चेंजेस क्या आते हैं। लोगों ने कहा यार अजीब बात कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बाप की तो आप कैफियत देखिए जो बता ही पा रहा उसके बच्चे को क्या करना है। कि लोग इंग्लिश फिल्में देख के वो काम करे, अपनी जिंदगी की शुरुआत करें, निकाह की शुरुआत करें, उससे अच्छा है इस मौलवी को देखकर, इस बच्चे को देखकर कुछ काम करे तो ज्यादा अच्छा है। एक बच्चा जो 5th क्लास में आ जाता है, CBSE से अगर पढ़ता है तो 5th और 6th में उसको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें उसको स्पर्म सेल भी मालूम है, और वो एक माँ बाप से ज्यादा अच्छा जानता है कि वो इधर से निकल के उधर कैसे पहुंचता है और फिर पहुंचने के बाद पैदा कैसे होता है, क्योंकि उसने बायोलॉजी में ये पढ़ा है। बच्चों को 10-11 साल के कॉन्डोम की यूज के बारे में बताया जा रहा है कॉलेज स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल्स के अंदर, और सेक्स एजुकेशन के नाम पे हर चीज बताई जा रही है। हम बोल रहे खाली इस्लामिकली आप मत बताइए, बाकी चीजें कीजिए। इंग्लिश मीडियम में जाने वाले हमारे अक्सर बच्चों का हाल क्या मालूम आपको, इंग्लिश भी आती नहीं और उर्दू भी आती नहीं। तो ऐसे लोगों को अब उर्दू नहीं आती, उर्दू में तो काफी किताबें लिखी गई, इंग्लिश में कितनी किताबें, जब इंग्लिश में लिखी गई इंग्लिश ऑडियंस के लिए लिखी गई, जो टर्म्स यूज हुए वो ऐसे है कि उसको तो समझ में नहीं आने वाले। किसी ने कॉल किया किसी को और कहा क्या तुम इस्तंजा करते हो, तो लड़का क्या जवाब दे रहा हूँ जिससे बात हो रही, करते तो नहीं है लेकिन नीयत है, पैसे भी जमा कर रहे हो उसके लिए, और माँ बाप को भी इंशाल्लाह मौका मिला तो कराएंगे। दीदी तकरीर सुनने हमारे उस जमाने में नौजवान जाते थे, पूछा गया तकरीर कैसी थी, तकरीर बड़ी जबरदस्त थी। क्या समझा? नहीं वो तो नहीं समझा। अरबी के अल्फाज जहाँ आ रहे टर्म्स स्किप करते जा रहे हो, तहारत नहीं मालूम, इस्तंजा नहीं मालूम, इस्तेजमात नहीं मालूम, फलान। मजहब क्या होता है? जो रिचुअल्स बताता है, शादी कैसे करना, नाम कैसा रखना, तरीक़ेकार है बस। इबादत ऐसी करना, मर गए तो दफन कर देना। ये चीज़ पूछ नहीं सकते, वो सवाल कर नहीं सकते, ये काम ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है, ये मत पूछो, वो मत पूछो। सवाल करे तो बोलते शैतानी अमल है। तो शादी का मसला ऐसा है कि दुल्हन अपने घाघरे के चक्कर में है, दूल्हा अपनी शेरवानी के लिए परेशान है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू दी HRS शो। और आज हमारे इस शो पर एक ख़ास मेहमान हैं जिनका नाम है एडवोकेट फैज़ सईद साहब। आप फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर के और इस्लामिक रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल के। आपकी शख्सियत तारुफ की तो ज़रूरत नहीं है आपको, मगर ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि जो इश्यूज़ नौजवान और कई सारे मैरिड कपल्स अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करते रहे हैं, और हमारी सोसाइटी के ऐसे इश्यूज़ जिसको टैबू बना दिया गया था, तो उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए अल्लाह ताला ने इस शख्सियत को ले आए। और फिर आपके जितने आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे या जितने आपने जो है अपने लेक्चर्स दिए हैं, वो इतने हेल्पफुल हैं कि किसी भी नौजवान को, लड़के हों या लड़कियां हों या कोई भी मैरिड कपल्स हो, उनके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हम डायरेक्टली किसी से नहीं पूछ सकते, बहुत सारे जो है बैरियर्स हैं जिससे हम उलझते रहते हैं। तो कई सारे लोग जो अपने चाइल्डहुड से अपने एडल्टहुड की तरफ जाते हैं और अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना चाहते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, तो वो पर्सपेक्टिव को आसान और सहज अंदाज में हमारे सामने अल्लाह ताला ने एडवोकेट फैज़ सईद साहब के ज़रिए से पेश किया। तो आपकी मुलाकात कराते हैं एडवोकेट फैज़ सईद साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर दी HRS शो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह बरकत दे आपके काम के अंदर। आमीन। वैसे तो आप माशाल्लाह मारूफ शख्सियत हैं, मगर अवाम इस नज़र से भी आपको देखे कि आपके थोड़े से तफसीलात अगर हमें पता चले कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, स्कूलिंग और आपकी क्वालिफ़िकेशन कैसी रही, तो प्लीज़ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, मैं जो है औरंगाबाद शहर से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी पैदाइश भी औरंगाबाद शहर में हुई और तमाम तर तालीम मेरी जितनी भी हुई औरंगाबाद में ही हुई। उसके साथ साथ जो है मैंने BSc किया हूँ कंप्यूटर्स के अंदर, उसके बाद मैंने MCA किया हूँ, ये मेरा बेसिक क्वालिफ़िकेशन थी। MCA करने के बाद फिर जब मैं इस फील्ड में आया जहाँ दावत व तबलीग का मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ और भी कोर्सेस वगैरह किए, जिसमें ख़ास तौर से BGL किया, बैचलर ऑफ जनरल लॉ, LLB किया, बैचलर ऑफ लॉज, उसके बाद BA इस्लामिक स्टडीज़ मैंने किया, फिर उसके बाद MA इस्लामिक स्टडीज़ मैंने किया, और भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह ऐसे जो डिग्री और डिप्लोमा होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ में और मीडिया वगैरह के अंदर, बहरहाल वो भी बहरहाल मैंने किए हैं। उसके अलावा बहरहाल मेरा इदारा जो है मैंने 2001 में शुरू किया, वो भी औरंगाबाद में ही माशाल्लाह, उसका सेंटर वहीं है। औरंगाबाद के अलावा भी कुछ जगह हमारे सोशल एंड रिलीफ वर्क होते हैं। उसके अलावा बाकी लोग IRC TV जो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसी से बहरहाल जनरली जानते हैं, उसी एक्टिविटी को आमतौर से देखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह।
सर पर्सनल अपब्रिंगिंग जो आपकी रही वो ने उसमें क्या आपके ख्वाब थे, क्या बनना चाहते थे? होता है ना बच्चे से पूछा था बेटे क्या बनना चाहते हो, तो वो सब कैसा रहा? फिर कौन सी चीज़ों का ऐसा असर हुआ कि आपने दावती महज को जो है अपना प्लेटफॉर्म बनाया? देखिए बेसिकली जो मेरा एजुकेशन था तब तो मेरा ऐसा कोई ख़ास एम नहीं रहा कि मैं क्या बनूंगा। एक छूट जो पेरेंट्स की तरफ थी, इस तरफ से थी, ख़ास तौर से वालिद का इस मामले में कोई प्रेशर नहीं था। उनका ये था कि जो बनना चाहो वो बनो। अच्छा, स्पेशल कोई ऐसा नहीं था कि ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, जो मैंने किया वो करना चाहिए, या तुम भी वही करो या आगे बढ़ो या फला जगह जाना। उनका ये था कि आप जो करना चाहें, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो कर सकते हैं। और हमेशा उन्होंने मेरे जो इंक्वायरिंग माइंड था, क्वेश्चंस पूछने की आदत थी, उसको हमेशा परवान चढ़ाया और मोटिवेट करते थे कि अच्छी आदत है कि आप सवाल करते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह से उनका वो रहा। तो ऐसा कोई बचपन में कोई ख़ास एम नहीं रहा इसका कि एजुकेशन के दौर में जब हम 12th में थे तो अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरे नाना की, तो हमारे नाना जो है ये करते थे कि मुझे एक पारा रमज़ान में तर्जुमे से पढ़ना, अरबी पढ़ना और तर्जुमे से पढ़ने की उन्होंने आदत लगाई, जिसमें वो उन्होंने और भी दोस्तों से कहा तुम दोस्तों को लेके बैठा करो और उनके साथ पढ़ा करो। तो हम लोग 2, 4, 5, 10 दोस्त बैठते थे। एक आदमी ने एक आयत पढ़ी तो आपने तर्जुमा पढ़ा, फिर दूसरे आदमी ने एक आयत पढ़ी तो दूसरे आदमी ने तर्जुमा पढ़ा। ऐसा रूटीन माहौल बना। माहौल। तो एक 98 में तकरीबन शायद या 97 में हमने पहली बार पूरा कुरान पढ़ा एक बार, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। ऐसा हर साल रमज़ान आते थे और वो पढ़ते थे। तो वहीं से एक डेवलपमेंट हुआ कि कुरान को जब पढ़ रहे थे तो फिर उनसे सवाल भी करते थे कि जो लोग ईमान नहीं लाएंगे वो जहन्नम में जलेंगे, लेकिन उनको तो पता ही नहीं ईमान क्या है, तो क्यों वो जलेंगे? तो उन्होंने कहा उनका काम था मालूम करना, आपका काम था पहुंचाना। दोनों चीज़ें, उनका भी काम है मालूम करना, चूँकि अल्लाह ने ज़िंदगी दी, बनाने वाला कौन है, ह्यूमन नेचर होना चाहिए। सेकंड ये कि एज अ मुस्लिम आपका भी काम है आप पहुँचा, तो बात समझ में यहाँ पहुँचाना चाहिए। तो फिर वहाँ से 2001 में और 9/11 का अटैक भी हुआ था तब, तो इस्लाम के बारे में गलतफहमी बहुत ज़्यादा पीक पर थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मौका है पहुँचाओ। तो फिर कॉलेज वगैरह के अंदर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में थे 2001 में। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे? पोस्ट ग्रेजुएशन में थे तब बहरहाल शुरू MCA फर्स्ट ईयर था मेरा। 2000 में मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था। तो फिर वहाँ हमने बताना लोगों को चालू किया। जब लोगों को बताना चालू किया वो चीज़ें, स्पेशली नॉन मुस्लिम में हम काम करते थे, मिसकंसेप्शन जो इस्लाम के बारे में दूर करते थे। जब वो काम बहरहाल उस फील्ड में करते रहे तो चलते रहा काम 2008-9 तक। फिर किसी ने कहा कि आप नॉन मुस्लिम को बहुत अच्छा समझाते हैं, क्यों ना मुसलमानों को वैसे समझाना चालू करो आप। अच्छा, मैंने कहा ठीक है कर सकते हैं इस्लाही काम। तो मुसलमानों को समझाना शुरू किया और जो फर्स्ट ईयर हमने एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखी तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, जो कि रमज़ान में हुई थी। अच्छा, तो बस वहाँ से 2008 से 8 से हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो बस वो इस्लाही काम 8 से हुआ। जो दावती काम था वो इतना शोहरत या मशहूर नहीं हुआ, रीज़न कि उसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत यही बातें कॉमनली आती थी। टॉपिक रिपीटेटिव होते थे हर जगह अलग अलग ग्रुप्स में। लेकिन इस्लाही में ये हुआ कि कहीं अलग अलग टॉपिक्स आने अलग सबके अलग। जी। तो फिर वो बहरहाल उसी चीज़ से मैं ज़्यादा मारूफ हुआ, इस्लाही प्रोग्राम या लोगों के मसाइल हल करना वगैरह, उससे ज़्यादा मारूफ। बहुत अच्छा रहा ये सफ़र आपका। एक चीज़ मैं ये सोच रहा था कि जब आप IRC स्पेसिफिकली जब आप स्टार्ट करे होंगे तो उसका शुरुआत आसानियाँ या फिर कैसे उसके मसाइल भी पेश आए होंगे, IRC का आइडिया जी, ये चीज़ें कैसी रही? जी देखिए, इस्लामिक रिसर्च सेंटर का आइडिया ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये कि जब मैंने ये इदारा शुरू किया तो 98 से हम कुरान पढ़ रहे थे, हल्का बन चुका था लोगों का, जो आते थे पढ़ते थे साथ में। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि नाम भी रखा जाए। तो 97, 98, 99, 2000 हो गया। तो फिर एक नाम रख दिया गया। क्या नाम रखे? तो बोले इस्लामिक रिसर्च सेंटर, इसलिए कि हम रिसर्च कर रहे हैं कोई चीज़ पर, स्पेशल इस्लाम पर। तो कुछ लोगों ने कहा इस्लाम खुद एक सर्च है, लोग ढूंढ के उसको आते हैं, तुम पागल लोग रिसर्च कर रहे हो उस पर। तो बड़ा मसला हुआ कि हाँ अब क्या जवाब दें। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, अम्बेडकर रिसर्च सेंटर, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर। तो ये क्या है? मौलाना आज़ाद पे रिसर्च है या मौलाना आज़ाद जो रिसर्च करी लोगों को बताना है, समझाना है? नाम होता है एक चीज़। सही बात। फिर नाम बताया। कुछ लोगों ने कहा नहीं इंग्लिश नाम नहीं चलता। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट कॉमन नहीं था, अभी उतनी वसत नहीं थी। हम उस जमाने की बात करें जब बगैर टोपी की नमाज पढ़े तो लोग बोलते थे नमाज मत पढ़ो, चले जाओ मस्जिद से बाहर, टोपी नहीं है तो उस टाइम की बात करें तो बोले ये तो सर्च है, नहीं हो सकता, फलां है, इंग्लिश नाम नहीं चलेगा। तो हमने कहा बहरहाल थोड़ा सा वो एक अलग मामला, लेकिन जो उनको हमने जवाब दिया, बोले देखिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर बड़ी हिकमत से नाम रखा गया। रियल तो इंग्लिश पे मसला, रिसर्च पर मसला, इस्लामिक रिसर्च कैसे हो सकता? होता रहा चूँकि इंग्लिश था ना। फिर लिबास पे मसला, बाहर पैंट शर्ट में रहते हैं, कैसा हो सकता? अच्छा। दीनी काम तो टोपी नहीं तो नमाज नहीं होती, तो पैंट शर्ट बोले तो ये तो दीनी लिबास ही नहीं है, तो ऐसे लिबास में कैसा? तो बहरहाल छोटी मोटी चीज़ें बहरहाल चलती रही, लेकिन चूँकि एक एम बड़ा था और हल्का
तालीम याफ्ता लोगों का था, स्टूडेंट्स से मैंने काम किया, क्योंकि मैं तो उसी बैकग्राउंड से था। तो उन लोगों ने तो कबूल किया, दोनों हाथों से वेलकम किया, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट मैंने उस ज़माने में भी नहीं पाई जो टोपी जेब में ले घूम रहा था नमाज के लिए। नहीं पढ़ते थे फिर नमाज, तो मस्जिद की टोपी पहनो, मस्जिद में नहीं तो चले जाओ। बल्कि हमने तो यहाँ तक देखा, मस्जिद में घुसे वापस जा रहे हैं, लोग पूछे वापस क्यों जा रहे हैं, टोपी नहीं है, तो बोलते हाँ जाओ जाओ। फिर नमाज छोड़ने को भी लोग बोले ठीक है, ऐसे टोपी नहीं तुम्हारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे चीज़ों को हल किया। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि हम काम नहीं कर पाए। मसाइल आते रहे, लेकिन काम भी बहरहाल साथ में चलता रहा। तो ये इतने सारे, जब वाकई में अब जो जनरेशन है ये शायद उन चीज़ों को कोरिलेट ना कर पाए, बट जो लोग 85 या 90s या 95 तक की भी जिनकी बर्थ डेट्स हैं, तो वो थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं कि टैबूज हमारे पास कैसे कैसे थे। अब जिन मसाइल पे आपने बातचीत शुरू की, तहारत के मसाइल हैं या दूसरे मसाइल हैं, ज़ाती मसाइल हैं, तो जब हम भी देखते थे तो एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि भाई अरे कैसे बोल रहे हैं, और पूछने वाले भी कैसे पूछ सक रहे हैं। और फिर आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला रहा होगा कि कैसे जवाब देना है इन चीज़ों का। देखिए बेसिकली क्या हो गया कि हम लोग ने जो शुरू किया, हमारा काम था कि इस्लाम किसी चीज़ के बारे में क्या बोलता है रिसर्च करके बताना। अच्छा, रिवायती नहीं था, इसलिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर नाम रखा था कि रिवायती काम नहीं करेंगे जी। इस्लाम क्या बोलता है ये हकीकत है। अब हो क्या रहा था, देखिए प्रैक्टिकली हम जिस दौर में थे तो ऐसा लग रहा था कि इस्लाम, अल्लाह रहम करे, वो ठीक नहीं है, लेकिन इस्लाम एक मज़हब है, दीन नहीं है। मज़हब क्या होता है, जो रिचुअल्स बताता है, शादी कैसे करना, नाम कैसा रखना, तरीक़ेकार है, बस इबादत ऐसी करना, मर गए तो दफन कर देना, तरीक़ेकार बताता। लेकिन वो पूरे हमारे लाइफ को डे वन से, पैदाइश से मौत तक या पैदाइश के पहले से मौत तक कवर नहीं करता, ऐसी सोच थी, हो गई थी। क्यों? तो लोगों ने ऐसा उसके हालात बना दिए थे, ये चीज़ पूछ नहीं सकते, वो सवाल कर नहीं सकते, ये काम ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है, ये मत पूछो, वो मत पूछो, सवाल करे तो बोलते शैतानी अमल है। सही बात, ये ज़माना था। हाँ, सवाल करना अम्बियाओं की मौजूदगी में बेवजह यकीनन शैतानी अमल है, क्योंकि अम्बिया अगर बोलते हाँ तो वो फ़र्ज हो जाएंगी चीज़। लेकिन क्या उलमाए कराम से अपने मसाइल को हल कराने के लिए सवाल पूछना भी शैतानी अमल था? लोगों ने तो ऐसे ही बता दिया था। सही है, कुछ नहीं। अब लिहाजा उस ज़माने से जो हम बढ़ रहे थे तो लगने लगा था कि शायद इस्लाम घर से निकलने से पहले जो अप्लीकेबल चीज़ है वो है, निकलने के बाद अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारो, शादी ब्याह इस्लाम के मुसलमानों के मुताबिक करना, मर गए तो कब्रस्तान में दफन होना, बाकी कुर्ता पजामा पहनना जुमा के दिन या नमाज से पहले, या शादी ब्याह में गए तो कोई मर गया तो, बाकी कुछ नहीं। रिचुअल्स को हमने इस्लाम समझ लिया था। तो जब मैं 9th में था तो थोड़ा बज़न हो गया था हालात की वजह से, इस्लाम से नहीं, मुसलमानों से। उसके बाद जब 12th के करीब पहुँचा तो सोचा नहीं हो सकता लोग भी गलत हो, रिविज़िट करते हैं। और फिर सोचा अब स्टडी करते हैं, मेरा मसला ये है, मुझे इसका जवाब चाहिए जी, इस आदमी का मसला ये, इसका जवाब चाहिए जी। क्या बगैर टोपी की नमाज होती? क्या मैं जिस ज़माने में था टोपी में नहीं कहा, टी शर्ट में बोलते थे नमाज नहीं होती, और यंगस्टर तो टी शर्ट पहन रहे फुटबॉल खेलने जा रहे। हमने तो यहाँ तक देखा फुटबॉल खेल के पसीने में अगर मस्जिद में आए तो लोगों ने कहा अरे ये पसीना हो गया, नापाक, चलो नहा के आओ पहले। तो क्या पसीना नापाक होता है? एक आदमी का खुतबा दे, मिंबर पर से पसीना टपकता है इमाम का, तो क्या उतर के नहाने जाए वो? लेकिन ये सब सवालात थे, इनको कोई जवाब नहीं, पूछ नहीं सकते थे आप। तो लिहाजा फिर ये हुआ कि मसाइल क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, नौजवानों के इश्यूज़ क्या है, हम उसको टैकल करेंगे। और उसी हालत से निकले थे। तो सबसे पहले काम ये किया, जो अपने मसाइल थे, जिन जादू, शादी ब्याह, खाना पीना, उठना बैठना, ये चीज़ टारगेट पे थी, उसी को रिसर्च करना शुरू किया, जो कि जाहिर सी बात है थोड़ा सा टफ काम था। एक और मसला हमारे साथ ये था कि हमारा कोई उस्ताद नहीं था जी। जहाँ आँख खोली, जहाँ हम थे वहाँ कोई ऐसी चीज़ थी नहीं किसी को उस्ताद बनाए। जिसके पास जाते थे वो बोलता था यार बड़ा फितना बाग आदमी दिखता है, इतने सवालात करता है। ऐसा कोई सवाल, बच्चा यंग थे तो बच्चा यार बड़े सवालात करता है, ऐसे सवालात अपने को बर्दाश्त नहीं होते जी। यार, कुछ भी पूछ लेता हूँ, फर्स्ट चीज़ पूछता, मतलब जो चीज़ कल्चर में चली आ रही है उसको चैलेंज करने के सवालात कर रहा है। वो चीज़ें जिसको हया मानते हैं उनके बारे में खुलकर पूछ रहा है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि वो सवाल ऐसे नहीं थे कि जिससे इंसान परेशान हो जाए, लेकिन लोगों को आदत ही नहीं थी सवाल के जवाब देने की। और मैं ऐसा समझता हूँ अल्लाह के फज़ल रहा कि जब हमने काम शुरू किया और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया में ये काम किया तो लोगों को सवाल पूछने की आदत हो गई। फिर हर किसी से सवाल पूछते हैं लोग। बिल्कुल। हम खास तौर पे जो नौजवान तबका है जो अपने चाइल्डहुड से अपने एडल्टहुड की तरफ एक बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में अपीयर हो रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे वांट टू आस्क समवन, और कोई डायरेक्ट इससे पूछेंगे। सही बात है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल इश्यूज थे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक साहब मुझे बोलने लगे कि मेरे बच्चे को एहतलाम हो गया, यंग हो गया, वो नौजवान हो रहा है, मैं कैसे उसको बताऊं कि क्या करना है, उसके गुस्ल लेना है, उसको नहीं मालूम। मतलब मैंने उसकी बेडशीट देखी तो उस पर ऐसा निशान था,
लेकिन मैं कैसे बोलूँ कि ये गुस्ल लेना पड़ता है ये करने के बाद। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने एक लेक्चर बनाया था फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, जी फिजिकल हार्मोनल शरिया चेंजेस क्या आते हैं। जी। लोगों ने कहा यार अजीब बात कर रहे हो तुम, ये तो खुलकर तुमने ये बोल दिया ये बोल दिया बोल। लेकिन वो बाप की तो आप कैफियत देखिए जो बता ही पा रहा उसके बच्चे को क्या करना है। सही बात है, सही बात। जैसा मेरे से किसी ने एक सवाल किया कि अब बच्चे को मैं कैसा सिखाऊं कि रेजर का इस्तेमाल करना पड़ता सर्टन हेयर्स को रिमूव करने। देखिए शरीयत पूरा बताती है वो कौन से बाल परमानेंट रखना है कौन से बाल निकालना है। मैंने कहा सिंपल है, ये उठाइए कवर पैर का शिन का आपको जो मसल है उस पर के बाल निकाल के उसको बताइए ऐसा निकालते हैं, रेजर को यूँ इस्तेमाल करते। बोले यार तुम ये भी बता रहे हो रेजर को कैसे चलाना। मैंने कहा क्यों नहीं सिखाऊंगा, साइंस में सिखाया जा रहा है, बायोलॉजी में चीज़ें सीख रहा चीज़ों को, तो मैं सिंपल एक वे बता रहा हूँ कि कैसे सिखाया जाए। प्रैक्टिकली वो पार्ट को तो मैं नहीं करके बता सकता हूँ, तो क्या मैं बच्चों को हम सिखाएंगे नहीं? एज अ फादर हम लोग खामोश इख्तियार करेंगे, उसको बोलेंगे एक बुक पढ़ ले, वो बुक से कैसे गाइडेंस लेगा। जबकि इंग्लिश मीडियम में जाने वाले हमारे अक्सर बच्चों का हाल क्या मालूम आपको, इंग्लिश भी आती नहीं और उर्दू भी आती नहीं। सही है। मिसाल ना इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं जो बुक्स होती है, और ना ही उर्दू तो कुछ भी नहीं आती, अलिफ का नाम भाला भी नहीं आता। तो ऐसे लोगों को अब उर्दू नहीं आती, उर्दू में तो काफ़ी किताबें लिखी गई, इंग्लिश में कितनी किताबें, जब इंग्लिश में लिखी गई इंग्लिश ऑडियंस के लिए लिखी गई, जो टर्म्स यूज हुए वो ऐसे है कि उसको तो समझ में नहीं आने वाले, बिल्कुल। क्या करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि ये तरीका है मीडियम है, जिसको खोलना है खोल के देख ले। मैंने कोई टीवी पे नशर तो नहीं किया, लेकिन एक सोशल मीडिया जो आए हमारे चैनल पे आके देखना चाहे देखे, सबको तो नहीं दिखता है। तो बहरहाल मैंने फिर उसमें कोई झिझक महसूस नहीं की, मुझे लगा कि यही तरीका है लोगों को एजुकेट करने का। और शुरू दिन से मेरे जहन में ये बात थी, जो कि टेक्नोलॉजी से मैं जुड़ा था, एमसी बेसिकली मैंने किया था, ये जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाने वाली है और फ्री में काम करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। 2007 में यूट्यूब चालू हुआ, 8 में हमारा चैनल बन गया था, तो हम बहुत अर्लीस्ट स्टेज में इससे ज्वाइन हो, और मुझे लगा यही एक तरीका है आगे इस्लाम को बगैर मेहनत के, बगैर कैडरवेज बना के पहुँचाने का। बस कोई कैडरवेज नहीं, मेंबरशिप नहीं होती हमारे IRC की, जो जुड़ना है सब्सक्राइबर बने और बस देखिए हमारे चैनल पर काफ़ी पूरा एजुकेशन हमने उस पर डालना शुरू कर दिया। हमारे कॉलेज डेज का मुझे याद है, जब हम PUC फर्स्ट सेकंड में थे और हमारे दोस्त थे नवीद, अब लंदन में है वो, तो वो पहली बार तो जो है आपके प्रोग्राम्स वगैरह देखने का मौका मिला। एक चीज़ महसूस ये किया था कि टैबू टाइप जो है ना माइंडसेट सोसाइटी में बन चुका है। अब आते आते कई सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो वेस्टर्न कल्चर ने इख्तियार किया है, दैट्स अ कंप्लीट रॉन्ग वे, कि वो लोग तो पूरा ही जो है दायरों के बाहर लेके चले गए चीज़ों। अब जो बेसिक एजुकेशन है, जो किसी भी इंसान के बच्चे को समझना चाहिए कि उसके क्या ज़रूरत है, उसके लिए सोर्स नहीं, और इतना जो है उसको क्या कहेंगे, वो ऐसे ऐसे पर्दों को डाला गया है उसके ऊपर कि वो बात नहीं कर पा रहे। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से वैसे ताल्लुकात नहीं है बच्चों के, इमाम साहब बच्चों को बिठा के समझे। अब घर में जैसा आपने बताया कि वालिद जो है वो बेचारा खुद ही जो है बारे शर्म की बात नहीं कर पा रहे, तो बात करेंगे कौन, और वो मसलों का हल वो बच्चे ढूंढेंगे कैसे। जी, तो देखिए यही बेसिक इशू था याद रखिए कि लोग कैसे समझाएंगे, कैसे बोलेंगे, कौन है जो आगे बढ़कर आएंगे और उनको समझाएगा। और मुझे लगा हमने इसमें पहल करना चाहिए, इसलिए कि वक्त की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ कि डॉक्टर फजलुर रहमान मोहम्मदी मदनी रहमतुल्लाह, जब वो हयात थे, किसी ने उनसे पूछा कि भाई एक साहब है, उन्होंने एक ऐसा लेक्चर बना दिया जिसमें ये सब बातें कही गई। तो उन्होंने कमेंट दिया था, वो कमेंट मुझ तक पहुँचा था। उन्होंने कहा था कि लोग इंग्लिश फिल्में देख के वो काम करें, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, निकाह की शुरुआत करें, उससे अच्छा है इस मौलवी को देखकर, इस बच्चे को देखकर कुछ काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, तो पॉजिटिविज़म इसमें ये था कि लोगों की मसाइल है। अब मैं बताता हूँ उन लोगों को जो ये इसको टैबू समझ रहे थे। एक बच्चा जो 5th क्लास में आ जाता है, CBSE से अगर पढ़ता है, तो 5th और 6th में उसको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें उसको स्पर्म सेल भी मालूम है, और वो एक माँ बाप से ज़्यादा अच्छा जानता है कि वो इधर से निकल के उधर कैसे पहुँचता है और फिर पहुँचने के बाद पैदा कैसे होता है, क्योंकि उसने बायोलॉजी में ये पढ़ा है। और आप बोल रहे उसके सामने हमने बात नहीं करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज के अंदर बच्चियाँ 9 से 10 साल की हो रही है, तो सेक्स एजुकेशन के नाम पर मुख्तलिफ कंपनियाँ आके अपने ब्रांड चीज़ों को बेचने के लिए उनके प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, उनको मेंसेस के बारे में बताया जा रहा है, उनको उसके बारे में सारे एजुकेशन किया जा रहा है। बच्चों को 10-11 साल के कॉन्डोम के यूज़ के बारे में बताया जा रहा है कॉलेज स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल्स के अंदर, और सेक्स एजुकेशन के नाम पर हर चीज़ बताई जा रही है। हम बोल रहे खाली इस्लामिकली आप मत बताइए, बाकी चीज़ें कीजिए। दूसरा, जो मैंने लेक्चर दिया, उस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन जब तक शुरू नहीं हुआ था, जहाँ मुझे एक्सप्लिसिटली कुछ चीज़ें बोलना पड़ी, लेक्चर के अंदर मैंने एक बार भी सेक्सुअल ऑर्गन का नाम क्या होता नहीं लिया है। आप देखिए उस लेक्चर को,
इतना मतलब लेक्चर को उस अंदाज से लिया गया कि नाम भी नहीं लिया गया। हाँ, जब एक्सप्लिसिटली ज़रूरत पड़ी कि अब चूंकि चीज़ों को बहुत स्पेसिफिकली जाना है तो मैंने लिया, और इसमें कोई बुराई नहीं है अंदर की। जो चीज़ शरीयत ने बता दी, जो चीज़ फ़ुक़हा ने लिख दी, और कितने मसाइल है। आप फ़िक़्ह की किताब तहारत देखिए ना, सबसे बड़ा बाब वही रहता है। तहारत में सारी चीज़ें हैं ना, और तहारत किस चीज़ का बेस है? तहारत बेस है इबादत का जी। तहारत किन किन चीज़ों से टूटती है, कैसे होता है, ये हो गया एक। ये तो उसके बाद जो गैर शादीशुदा है, तहारत टूटने का मामला, गुस्ल कब लेना है, क्या है। जो शादीशुदा है, ज़ाहिर सी बात है, उसको तो अब एक चीज़ करना है, उसकी अगली नस्लें आगे बढ़ाना है। तो जैसे हम खाने पीने के आदाब सीखते हैं, सोने जागने के आदाब सीखते हैं, नमाज के फ़राइज़ और मसाइल, आदाब और सुन्नतें सीखते हैं, तो क्या ज़िंदगी की शुरुआत जहाँ से होंगी, नई औलाद आई है ना दुनिया में, जिसको कहा गया निकाह आधा दीन है, उस आधे दिन की शुरुआत के बारे में मैं नहीं बताऊँ कुछ भी, ये किसी ने बताना नहीं चाहिए। निकाह को क्या कहा? आधा दिन। तो आधे दिन की शुरुआत मनमानी करूँ मैं? तो मुझे लगा कि आधे दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए बताऊँ। लोगों ने कहा नहीं, किताबों में लोग पढ़ लेंगे ना। तो मैंने कहा वो किताबों को पढ़ना, जिन ज़मानों में वो किताबें लिखी गई है, आज समझना ही मुश्किल है। उन उर्दू को, इंग्लिश में तो है ही नहीं, उर्दू में समझना मुश्किल है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो एक आम उर्दू स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। तो अब कभी ये बेचारा इंग्लिश मीडियम का बच्चा समझेंगे। मैं भी इंग्लिश मीडियम से था, तो मुझे प्रॉब्लम मालूम थी। जैसा मिसाल के तौर पर किसी ने कहा तुम तहारत लेते क्या रहता नहीं मालूम है। तहारत पेशाब पैखाना करे तो पानी लेना मालूम है, तहारत किसको बोलते नहीं मालूम। आज समझ रहे ना, वो इस्तिलाह है तहारत। जी। आप अगर बता दें कि पेशाब और पैखाना करने के बाद पानी से धोने को तहारत बोलते, तो मुझे तो मालूम है वो चीज़। अब इस्तिंजा आ जाएगा तो एक नेक्स्ट लेवल का लफ्ज़ हो जाएगा, है ना। इस्तिजमार इस्तेमाल करेंगे, जब पानी ना हो तो क्या करे, तहारत के लिए उसको इस्तिजमार बोलते हैं, एक नेक्स्ट लेवल का लफ्ज़ आ रहा। अब ये होगा अल्फाज डिक्शनरी का हैवी, लोगों को पता भी होते, तो आपको सिखाना पड़ेंगे ना ये सब चीज़। जैसा मैं किसी ने पता नहीं कोई एक टेप था, बहुत वायरल हुआ था आज से 10-12 साल पहले। किसी ने कॉल किया किसी को और कहा क्या तुम इस्तिंजा करते हो? तो लड़का क्या जवाब दे रहा हूँ, जिससे बात हो रही, करते तो नहीं है लेकिन नीयत है, पैसे भी जमा कर रहे उसके लिए, और माँ बाप को भी इंशाल्लाह मौका मिला तो कराएंगे। अच्छा, उसको लगा कि कोई कम इस्तिंजा बोले तो हाँ जो मेरे को समझ रहा है, पैसे जमा कर रहे, अल्लाह मौका दे तो करेंगे। तो उसको मालूम नहीं था। दीनी तकरीर सुनने हमारे उस ज़माने नौजवान जाते थे, पूछा गया तकरीर कैसी थी? तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी। क्या समझा? आने वो तो नहीं समझा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? सब खामोश थे ना तो अच्छा, बयान अच्छा लगा। सब खामोश थे ना तो अच्छी थी जी। अरबी के अल्फाज जहाँ आ रहे, टर्म्स स्किप करते जा रहे हो, तहारत नहीं मालूम, इस्तिंजा नहीं मालूम, इस्तिजमार नहीं मालूम, फलान। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया, उसको आसान उर्दू और इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर करके रख दिया। तो मैं नहीं समझता उसमें कोई बेशर्मी और बेहाई थी। ये सब चीज़ें कॉमन है, ह्यूमन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। बिल्कुल इस्लामिक लाइफ का और भी इंटीग्रल पार्ट है। चूंकि सवाब जारी अगर कमाना है, मरने के बाद भी तो औलाद ज़रूरी, औलाद ज़रूरी तो निकाह ज़रूरी, निकाह ज़रूरी तो उसके मसाइल जानना ज़रूरी। तो बस उसी नीयत से रखिए कि अल्लाह ताला इसको ज़रिया बनाए लोगों की अपने एक निकाह आधे दिन को मुकम्मिल करने का, उसका अजर मुझे अल्लाह अता फरमाए, बस और क्या है। एक तो ये भी है, जब आप जिक्र कर रहे थे कि वाकई में जब शादी का जब मसला आता है, देखिए कई सारे लोग, शादियाँ तो रुक नहीं रही, चल रही हैं सभी, कोविड में भी चली। तो शादी का मसला ऐसा है कि दुल्हन अपने घाघरे के चक्कर में है, दूल्हा अपनी शेरवानी के लिए परेशान है, मसाइल जो पेश आने वाले हैं उसके लिए तैयारी नहीं, और जो है वो वही रिचुअल्स हैं जी, जिसमें पता नहीं सही कितना है, शरीर कितना है, गैर शरीर कितना है, तहारत के मसाइल हैं। इल्म बिल्कुल अब ना कोई वाज़ह तौर पे कोई देने वाला भी नहीं है, और डायरेक्ट एक ऐसी ओपन सोर्स भी नहीं है कि भाई बंदा डायरेक्टली वहाँ से ले ले। सही बात। तो इस सिलसिले में अगर IRC स्पेसिफिक मैरिज को सामने रखते हुए, मैरिज के मसाइल को एक मुकम्मल अगर एपिसोड आपने कवर किया हुआ है तो हम उसका लिंक शेयर कर दें। अगर नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि स्पेसिफिक करें। देखिए जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग किस एतबार से मैरिज के ताल्लुक से, तो मैं समझता हूँ मेरे लेक्चर्स में सबसे ज़्यादा लेक्चर इसी पर है। तो कहाँ से शुरू होते मालूम आपको? लेक्चर्स के नाम बता सकता हूँ आपको। अच्छा, लड़की का सिलेक्शन कैसे करें जी, पूरा लेक्चर है जी। लड़के का इंतखाब कैसे करें जी, हमारा निकाह कैसा हो जी, हमारा वलीमा कैसा हो जी, औलाद की शादी की रात कैसे मनाएं, जी, जो है मियाँ बीवी की हुकूक, जी, औलाद की पैदाइश इस्लामी तौर से, औलाद को प्रेगनेंसी से लेकर औलाद की पैदाइश तक क्या करें, जी, औलाद की पैदाइश वेलकम करने का इस्लामी तरीक़ा, उसके अंदर पूरी चीज़ें कवर की। उसके बाद शादी में इख्तिलाफ हो जाए तो जिसको हम कहेंगे तलाक़ क्यों बढ़ रही है, ठीक, मियाँ बीवी मोहब्बत के असबाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बीवियों से सुलूक, हत्ता कि फिर तलाक़ और खुला तक हमने पूरे मैटर को लेकर गए, यहाँ तक कि बेवा औरत के मसाइल बोल के भी मैंने रिकॉर्डिंग करवाया। तो हमने शादी को तो डे 1 से लेकर
पूरा उसके डेड एंड तक उसको करने की कोशिश की। अच्छा, अच्छा। सबसे ज़्यादा लेक्चर इसी टॉपिक पे, और सबसे लंबे लंबे लेक्चर से, मतलब सबसे बड़ा लेक्चर शायद जो मेरे लाइफ का है वो सुन्नत निकाह बोल के एक लेक्चर है। अच्छा, वो सबसे बड़ा 2 hours and something 47 minutes का जी। वो लेक्चर है, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो हमने बहुत कवर किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि शादी की बिदतें भी ख़त्म हो, सुन्नत के मुताबिक शादी हो, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो सब मतलब एक एक पार्ट, जैसा औलाद के इस्तेकबाल, दुनिया में इस्तेकबाल कैसे करें, इस्लामी तरीक़ा, चाइल्ड को वेलकम करने का पूरा लेक्चर है। और बड़ी खुशी होती है उससे कमेंट्स पढ़ के, लोगों की दुआएं देखकर, और वो सारी चीज़ें देख कर कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग सीख रहे हैं उससे सारी चीज़ें। और जब वेलकम की हमने बात की तो उसके बच्चे की मौत की बात दी सबकी, कि बच्चे पैदा होते जब मर भी जाते जी हैं, हाँ। मर गया तो क्या करे, बच गया तो क्या करे, सब डिटेल्स। माशाल्लाह। इतने दिन जिया तो क्या करे, इतना अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कवर करने की। तो निकाह तो समझ लीजिए इतना उसको हमें इन डेप्थ कवर किया कि अब मैं को मुझे कहे कि निकाह पे लेक्चर देना, तो मैं कहता हूँ बहुत जान पे आता। लाइफ की इनिशियल स्टेज तो बहुत इसकी रिकॉर्डिंग्स हमने की, ताकि हम चाहते थे निकाह सस्ते, आसान, सुन्नत के मुताबिक, और अगर निकाह में सेपरेशन भी होता है तो सुन्नत के मुताबिक वो भी चीज़ें हों। बहुत अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस भी जो है, उसकी प्लेलिस्ट है एडवोकेट फैज सैयद निकाह प्लेलिस्ट, हम उसको बाद में पूरे तरतीब में जमाए हुए माशाल्लाह। जी, तो हम वो तरतीब लिंक जो है हम बायो में दे देंगे। जो लोग भी अपने घर में अपने बच्चों को शादियों के लिए तैयार कर रहे हैं, वो इसको एज ए सिलेबस बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पे कर सकते हैं, वन इज इट एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट के तौर पे उसको जो है ट्रेन करें, और वो पूरी सीरीज जो है IRC पे आप देख सकते हैं, और उसके लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा। अब कई सारे नौजवान ऐसे हैं जो दावती जहन रखते हैं, दिल में फ़िक्र भी रखते हैं, बात भी पहुंचाना चाहते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो है मिजाज जो है बना हुआ है, मगर कुछ मसाइल हैं कि कई सारे लोग जो दावती पहलू रखते हैं, सोसाइटी से टकराव हो रहा है, लोगों से टकराव हो रहा है। तो आपकी नसीहतें और कुछ ऐसे चीज़ें जो वाकई में नहीं करनी चाहिए जो लोग दावती जहन रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि काम तो हमको हर हालत में करना है, हर इलाके में करना है, हर कौम में करना है। मतलब हम तो वो कौम है कि जो लोगों को इस्लाम बताना चाहती है, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है तो उसकी इस्लाह करना चाहते हैं। तो अगर आप दावत का काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ याद रखिए, इस चीज़ को समझना है कि दावत के लिए बुनियाद इल्म है, इल्म के बाद हिकमत है। इल्म और हिकमत होंगी तो आप दावत का काम कर सकते हैं, सिर्फ इल्म भी काफ़ी नहीं है। जो क्या हो गया, इल्म आ गया और इल्म को आपने एक हथियार और बंदूक समझ लिया, और बस आप सबको उड़ा के इस्लाम से बाहर कर रहे हैं। तो इस मुसलमान नहीं है, तो सच्चा मुसलमान नहीं, तो कमज़ोर मुसलमान है, तो बेकार मुसलमान है, तो काफिर मुसलमान है, ये नहीं होना चाहिए। इल्म हिकमत। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का हुक्म दिया तो कहा उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि बुलाओ लोगों को अल्लाह की राह की तरफ हिकमत से। देखिए, पहली कंडीशन हिकमत है। हिकमत नहीं तो दावत मत दीजिए, चाहे इल्म हो ना हो। तो इल्म बुनियाद है, इल्म के बाद हिकमत के ज़रिए देना है। तो मैं गुजारिश करूँगा उन नौजवानों से जो दावत की फील्ड में जाना चाहते हैं, दावत का काम करना चाहते हैं, हिकमत इख्तियार करिए भाई। समझिए चीज़ों को, सिचुएशन को, हालात को। अभी जिस दौर से हम जा रहे हैं, याद रखिए, इस दौर को तो ख़ास तौर से आपको नोट करना है। ये दौर वो दौर है जिसके अंदर बुराइयाँ, मतलब एक बाढ़ जिसको बोलते हैं ना, तेज़ सैलाब आ गया है। इस सैलाब में अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि तू ऐसा तो काम नहीं चलेगा। उस भाई को आपको पकड़ के समझाते हुए, थोड़ी पे हाथ लगाते हुए, सर पे हाथ फेरते हुए, गले में हाथ डालते हुए, गले मिलते हुए लाना है, तो तब ये काम होगा। मैं मिसाल देता हूँ एक शख्स की, कि एक बच्चा था बहुत ज़िद्दी, शरारती था, फला था, ये था, गाली बकता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। तो उनके पास लाया गया। जब लाया गया वो बच्चा उनके पास, तो सब ने कहा कि बहुत डेंजर बच्चा है, ऐसा बच्चा है, वैसा बच्चा है। बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं, 9-10 साल मुश्किल से, स्लम में रहने वाला गरीब बच्चा है, गाली वगैरह बहुत देता है, सीखता नहीं है। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, और बुलाने के बाद उसे बात नहीं की, कुछ नसीहत नहीं की, उसके फोरहेड पे बहुत देर तक किस किया, बोसा लिया उसका। उसके बाद उसको बिठा दिया, बताओ बेटे क्या है। खामोश बैठा पूरा टाइम। टीचर परेशान हो, बाद में कहा कि बहुत डेंजर गाली देता था ये बच्चा तो क्लास में आके, आपने क्या किया? तो कहा आपने कहा एक तो गरीब बच्चा, एक तो यतीम बच्चा भी था वो, और जिस कंडीशन से गुजर रहा था, मैं समझ गया कि उसने ह्यूमन वार्मथ को महसूस नहीं किया कई ज़माने से। शफाकत जो एक दूसरे से होते हैं ना, ह्यूमन वार्मथ। आप जब किसी बच्चे को लेकर बिठाते हैं ना, तो आपका आंख जब उसके आंख से लगता है ना, तो एक गर्मी महसूस होती है, ह्यूमन वार्मथ जी। उसने महसूस नहीं किया हो ज़माने से। और आपने गालीबाज बोल के, गाली देता है बोल के, और भी उसको बेचारे के दूर कर दिया। तो पहले मैंने उसको वो चीज़ दे दी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी एज अ चाइल्ड।
मोहब्बत से उसको बोसा लिया और बैठा दिया। अब एकदम नॉर्मल हो गया, शांत हो गया। उसको पहली बार ऐसा लगा कि मेरे लिए कोई है। अब एक दाई है, आपने एक शराबी को देखा, एक ड्रग एडिक्ट को देखा। आम आदमी उसको बोलेंगे नशेड़ी, पिदाड़ू और क्या क्या ड्रंक कार्ड इंग्लिश के अंदर जो भी उसको लफ्ज़ बोलेंगे। दाई उसको ये अल्फाज नहीं बोल सकता। दाई जब वो नशे से निकल जाएगा उसको बुलाएंगा, हाँ मेरे भाई, पर गले तो मिलो मेरे से, क्या मसला है तुम्हारा, क्यों कर रहे हैं? ड्रग्स पे बात नहीं हो रही है, जी जी, बात हो रही क्या मसला है तुम्हारा, परेशान हो, इकोनॉमिकल मसला है, बीमारी है घर में, बीवी बच्चों से परेशान हो, केस चल रहा है, बिजनेस में डूब गए हो, बुरी सोहबत में चले, क्या मसला है तुम्हारा। ड्रग्स मसला नहीं है उसका, कोई और मसले ने ड्रग्स पे डाला है उसको ले जाके, तो रूट कॉज पे जा रूट कॉज पे जाएगा वो जी। अब अगर कोई पिदाड़ू और नशेड़ी और शराबी और कबाबी और ये बोल के अगर आप दूर कर देंगे तो कैसे दावत दे पाएंगे उसको। लान तान नहीं करना है, दावत एक हिकमत का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, हज़रत उमर खड़े हैं, एक शख्स ने शराब पी ली और ये पहली बार नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको मारो, तो उस ज़माने में जूते चपले लोग मारते थे हाथ से, जितना भी ऐसा मारते थे। हज़रत अली के दौर में ये तय हुआ था कि 40 कोड़े मारे जाएंगे, आपका जजमेंट था, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो हाथों से लोग एक साथ मार रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 40 बार पड़ रही थी। आसों के दौर में इसका कोई नंबर नहीं था। जी जी। हज़रत उमर ने क्या किया, एक दिन जब उसने आया सज़ा लेने तो कहा तुझ पे खराबी हो, तेरे लिए खराबी हो, शर्म नहीं आती, बार बार शराब पीता सज़ा लेने, बार बार शराब पीता सज़ा लेने आता है। अब एक दाई की नज़र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, कहा उमर अपने भाई के खिलाफ शैतान की मदद मत करो, जो मैं देखता हूँ उसके बारे में तुम नहीं देखते हैं, इसलिए कि अगर वो शराब पीता है तो ये मोहब्बत है ना अल्लाह उसके रसूल की, आके सज़ा भी ले लेता है। अल्लाह अकबर। अगर वो शख्स शराब पी लेते और घर में ही नशा उतरने देते और आते भी नहीं बोलने के लिए, तो कौन सज़ा देने वाला था? सही बात। ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी ना, सज़ा लेने आ रहे थे। तो कहा उमर अपने भाई के खिलाफ शैतान की मदद मत कर। ये है दाई का किरदार। जी। उस लेवल पर जाकर एक शराब आज के ड्रग एडिक्ट को बोल सकते हैं, हाँ, उस आदमी की इस्लाह कर रहे हैं। दूसरा वाक़या लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, सबसे मोहतरम जगह मस्जिद हरम के बाद वहाँ मौजूद है, मस्जिद नबी में, वहाँ बैठे हैं, सहाबा तराफ में बैठे हैं, एक आदमी आके पेशाब करना चालू कर देता है। जी। अब इस वाक़े को लीजिए, अगर हमारे कब्रिस्तान की दीवार पे कोई पेशाब कर दे, कुत्ता भी कर दे तो उसके पैर तोड़ देंगे हम, इंसान कर दे और नॉन मुस्लिम हो तो फिर तो कम्युनल वायलेंस है ना। सही बात। यहाँ मस्जिद नबी में कर दिया उसने। सहाबा गुस्से में आए और बस फ्लाइट लेने वाले थे उसके तरफ, मारने बस अब उड़ने वाले। आपने कहा बैठ जाओ, मेरी भेड़ों को मैं अच्छा जानता हूँ, आप बैठ जाओ। जब बैठ गए तो शख्स को बुला, कहा इधर आओ। कहा ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। सहाबा से कहा एक डोल पानी डाल दो जाके। देखिए ये दाई होता है, वो जानता है कि मस्जिद में कोई पेशाब क्यों करेगा जब तक उसको समझ नहीं है। और वो शख्स कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मैंने जब सुनी, इससे अच्छे मैंने कभी नहीं देखा इस्लाह करते। क्या प्यारा अंदाज था आपका, पेशाब कर दिया मैंने, अननोन तो उनको पता नहीं था क्या करना चाहिए। ये होता है एक दाई, वो हिकमतों को जानता है, रूट कॉज पर जाता है, चीज़ों को समझता है, हिकमत के साथ काम करता है। हमारे पास तो बस लोगों ने दावत के काम को ऐसा समझ लिया कि कुछ इल्म हासिल करना और लोगों को आउट करना इस्लाम से। कितनों को आउट कर सकते हैं, आउट मतलब बाहर निकालना, उतने ज़्यादा बड़े आप दाई बन गए। जैसा मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो लोग जो फला तरीके से नमाज पढ़ते हैं सब इस्लाम से बाहर है, आउट करना सीखे आपने। तो दाई कहाँ से हुए? जो लोग इस मुल्क के अजीज़ के अंदर ये कहते हैं कि हम सुन्नत के हामिल हैं, हम लोग सुन्नत को, अंबियाओं की, औलिया अल्लाह की सुन्नत को बाकी रखने वाले, इन्होंने तो पूरी उम्मत को आउट कर दिया सबसे पहले। आउट 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 आउट, सब आउट। कुत्तों के साथ मिला दिया, कहा ये जमात हो रही, कुत्ते हमारी मस्जिद में ना आए, सलाम करने से उनके निकाह टूट जा रहे हैं। दाई है ना तुम, सुन्नत पे जब अमल करने वाले हो तो तुम तो दाई हो गए सरकार के। जब दाई हो गए तो दाई ये थे कि अल्लाह के रसूल लोगों को निकाल रहे थे, अंदर ला रहे थे। इस शख्स को जिसने शराब पी ली थी उसको अंदर ला रहे थे, बाहर कर रहे थे। उस पेशाब करने वाले को अंदर ला रहे थे, बाहर कर रहे थे। आप तो सबको बाहर कर रहे हैं। तो हमारे पास आउट करने वाले को दाई कहा जा रहा है, इन करने वाले को नहीं। हर जमात का ये हाल है। आप मतलब काउंटलेस चीज़ें में कैसे, तो हिकमत का तकाजा इख्तियार करना पड़ेगा। हिकमत नहीं तो अल्लाह के लिए दावत का काम मत करो, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल सही बात। शफकत एक बहुत अहम पहलू महसूस हुआ ये रोल लेते हुए, मतलब ह्यूमन नेचर है, इसके बगैर इंसान जी नहीं सकता। आप किसी के पास पहली बार आए और आते बोले ये आपका ड्रेस कोड इस्लाम गैर शरई, चल आपसे बात भी नहीं करता। आप ये बोल सकते हैं मेरे भाई क्या आपको पता है ये लिबास जो आपने पहना है ये लिबास दुरुस्त नहीं, और मैं जानता हूँ जब आपको पता चल जाएगा ये सुन्नत नहीं तो आप ज़रूर छोड़ देंगे। ये तरीका है दावत। आप क्या करें,
मैं तो इनसे बात ही नहीं करता, इनको उठाओ मेरे सामने से, ये अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे कबर गए इनके आगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो दाई जो होता है ना, उसको समझना पड़ता है हिकमतों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दावत का माना है कि आप जुआरी के साथ जुआ खेले और दावत दे, शराबी के साथ शराब पिए दावत दे, नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हिकमत शरीयत ने दी है, मेरी इजाद का था हिकमत, नहीं कोई आके मुझसे कहे कि मैं इस्लाम तो कबूल करना चाहता हूँ लेकिन आप ज़कात माफ़ कर दो, मैं कहा चलो ज़कात माफ़ कर दो, इसको भी बाद में तो आ जाएगा ना। ये फ़राइज़ को मुझे किसने इख्तियार दिया मैं बदलूँ, जो अंबियाओं का इख्तियार नहीं था उस चीज़ का, है ना। ऐसी तो मैं अबू बकर के सामने भी पेश की गई। मैं ये हिकमत नहीं बोल, जी जी, कोई ये ना समझे जब मैंने हिकमत की बात की तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कहूँ। मैं कह रहा हूँ जो शरीयत ने डील और छूट दी, उस दायरे में रहते हुए आपको ये काम करना है, और निकालने का नहीं, जमा करने का काम। बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो बिजनेस में भी जा रहे हैं। चंद चैलेंजेस बिजनेस को लेकर ये भी है, लोगों से जुड़ना, कि लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करना या कोऑपरेट करना, मिजाज वैसा नहीं बना हुआ है तो वहाँ भी डिफ़िकल्टी है, क्योंकि बिजनेस एथिक्स में ये चीज़ है कि नेटवर्किंग और ये सारा कुछ रिक्वायर्ड है। हमारे लोग अक्सर इसमें मसले में आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ तो बिजनेसेस भी जो है वो हर किसी की ख्वाहिश ये है कि आज मैं शुरू करूँ और कल सुबह से जो है वो फला हो जाए या ऐसा हो जाए। जी तो इस एस्पेक्ट पे कोई नसीहत वो नौजवान जो कारोबारों में जुड़ रहे हैं? जी जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कारोबार करना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना। जी सर। सबसे पहले इस्लाम ये कहता है कि आपको मांगना नहीं है, मांगना है तो अल्लाह से मांगना है, और जो रोज़ी रोटी के अल्लाह ने ज़रिए बांधे उसको इख्तियार करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, लंबा वाक़या मैं शॉर्ट में मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। जी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं कर रहे हैं। पुरानी मिसाल है ना कि आप किसी को मछली देने के बदले मछली पकड़ना सिखा दें, अच्छा, है ना। मछली देंगे आप कितने बार खिलाएंगे उसको, उससे मछली पकड़ना सिखा तो खुद शिकार करेंगे, जी, है ना। खुद मुख्तार बना दो। हाँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इस हदीस के अंदर कुछ बुनियादी बिजनेस के पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। जी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मदद तो नहीं करूंगा, कुछ है तो लेके आ तेरे पास। तो कहा कुछ भी नहीं घर में, कुछ तो होगा। तो कहा एक चादर है, उसी को बिछाता हूँ, उसी को ओढ़ता हूँ, ला वो चादर लेके आ जा। और कुछ एक चीज़ थी, रिवायत में आता है, वो लेकर आए। अभी मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पैसे से नहीं किया अदा की, मछली नहीं दी, मछली पकड़ना सिखा रहे। फिर आपने कहा ठीक है, वो लेकर आ। आप बनफ्स नफीस खुद उठे और ऐलान किया कौन है जो इस चादर को खरीदेगा। ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन किया। जी कुछ लोगों ने आके उसके कुछ दाम लगाए, जी, फिर वो दाम ने आप मंजूर नहीं, आपने कहा इससे जायद, इससे जायद। फिर जब लगा कि ये दाम हो गया, आपने वो पैसा लिया, कुछ पैसा उसको दिया और कहा जा घर में अनाज खरीद ले इसका, ठीक है, देकर आ। वो गए, देकर आए, चूंकि वो ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस खुद अपनी ज़ात से मार्केट गए, एक कुल्हाड़ी ली, एक लकड़ी ली और अपने हाथ से फिट किया और जहाँ आप लकड़ी काट कर ला और मुझे 1 महीने तक नज़र नहीं आना। उसके बाद वो शख्स गए, 1 महीने तक काट के आए। उसके बाद वो आकर कहा कि अब मेरा लाइफ सेट हो गई है, मैंने अनाज घर में भर दिया और अब मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक एक मालदार सहाबी बन चुके थे। इस हदीस में क्या क्या मिला? फर्स्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उनके पास स्किल थी सहाबी के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया। मोस्ट नीडेड चीज़ क्या थी? फ्यूल। उस ज़माने में जंगल से लकड़ी काट के रहा, तो आपने कुल्हाड़ी बना दी, जंगल से लकड़ी काट। सेकेंड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद टाइम, कुछ टाइम लगता है बिजनेस को बनने, जो 1 मंथ यहाँ दिया गया, लकड़ी काट के और 1 महीने तक नजर नहीं आना मुझे। सही, बेसिक जो नीड थी पूरी होगी उनकी, जो अनाज चाहिए था उतने दिन के लिए वो मिल गया, जो उन्हीं के पैसे से आया। और उसके बाद आपने ये शुरू किया। हमारे पास ये है कि ना हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमको पता है, ना हमारी कोई स्किल है इस बिजनेस के अंदर, ना हम टाइम के लिए रुकने, हमको हर चीज़ जो है क्विक फिक्स कोई को ना हो, और उसके लिए हम वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का अगर जहन में रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सब्र के साथ, हिकमत के साथ और उसके साथ साथ नॉलेज के साथ जो उस फील्ड की लगती है, तो आदमी आगे बढ़ सकता है। अब कई सारे ऐसे कंपनीज की तरफ हमारी कौम मुतासिर भी हो रही है और बर्बाद भी हो रही है, जो मैंने इतना पैसा लगाई है, महीने को इतने पैसे दीजिए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज का जैसे मामला चल रहा है। या कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो है इमीडिएट बहरहाल पैसा जो है बनाकर दे रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये सब क्विक मनी का जो है, क्विक सक्सेस का या रातों रात कामयाब होने की जो बातें हैं ना, ये हकीकत पर मबनी नहीं है, इनकी कोई रियलिटी नहीं है। बेसिकली ये जैसे जैसे इंटरनेट का दौर आ रहा है, जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही है, बहुत कॉमन हो चुका है। मैं समझता हूँ इतने फंड इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसके बदले इतना मिलेगा। शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1 महीने आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फलां क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए, 2 साल में आप बिलियनर और ट्रिलियनर बना दे रहे हैं वो लोग।
और हो ये रहा कि मैं बता रहा हूँ आज से तकरीबन 4-5 साल से बच्चों को देख रहा हूँ, हमारे महल्ले में भी कभी घर से बाहर निकलता हूँ तो रात में हमारा नौजवान बच्चा जो बालिग भी नहीं हुआ, 18 ईयर्स का भी नहीं ऑफिशियली, कि वो कोई चीज़ करे वालिद के नाम पे, किसी और के नाम पे, दोस्त के नाम पे क्रिप्टो ले रहा है और क्रिप्टो बेच रहा है। अभी उसकी 18 ईयर्स भी नहीं हुई, क्रिप्टो ले रहा है, क्रिप्टो बेच रहा है, क्रिप्टो की बातें कर रहा है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। लेकिन जब ये नौजवान 1-2 साल में डूब जाता है तो किसी को बोलता भी नहीं मैं डूब गया, खामोशी से निकल जाता है। तो ये जो इजी मनी का है, याद रखिए, ये कभी भी ठीक नहीं था, ये कभी भी सही भी नहीं है। और फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें जुआ है, कुछ चीज़ें हराम हैं, कुछ चीज़ों में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और लेकिन बहरहाल सब चीज़ें चल रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नौजवानों से, रातों रात कोई मालदार नहीं बनता। इस्लामिक रूलिंग्स, फाइनेंशियल सिस्टम होता ही नहीं है। देखना जरूरी है। सिवाय इसके किसी को खजाना मिल जाए एक अलग बात है, जी, वो भी टैक्सेबल है, और वो भी कहाँ से निकला। और अगर वो आसार खदीमा का है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ले जाती है इसको उठाकर, तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके भी, तो आसान चीज़ नहीं है ना वो। तो लेकिन लोगों ने उसको एक मतलब खेल बना दिया। मैं अभी ऐड देख रहा हूँ, 1600 रुपये फलाने इन्वेस्टमेंट की, आज वो 15 करोड़ का मालिक हो चुका है। यहाँ 1 लाख रुपये लगाइए, 10,000 महीना आराम से ले जाइए। यहाँ फला चीज़, एक गेम खेलिए, एक गेम के बदले आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, एक कार, एक पता नहीं कौन सी फला है, और ये सारी चीज़ें हैं। और नौजवानों को वो चीज़ चाहिए क्यों मालूम आपको? इंटरनेट के दौर ने उनको बर्बाद कर दिया, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जो वो ना ले सकते हैं, ना वो जानते हैं, ना कभी उन्हें देखा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा बच्चा एक बार मुझसे सवाल करने लगा, तब तक मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं था। ये आपके पास ये सुजुकी की गाड़ी क्यों है? आपने सुपरा लेना था, सुपरा। मुझे सुपरा नहीं मालूम थी तब तक क्या है। मेरे पास सुपरा क्या रहता मुझे नहीं पता है। बाद में पता चला टोयोटा का एक स्पेसिफिक मॉडल है, उसको सुपरा कहते हैं, बहुत तेज चलता है, इंजन ये अल्ट्रेशन होता है, फला फला आवाज़ तेज़ है उसकी, तो मुझे सुपरा लेना था। तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक गाड़ी का नाम, ब्रांड नेम भी नहीं है, एक मॉडल नेम है। ओके। तो मैंने कहा बेटा, मारुति सुजुकी लेते लेते इंडियन आदमी की ज़िंदगी चली जाती। कार इंडिया के अंदर एक आदमी की लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसी चीज़ें होती है, सेकेंड हैंड ले लेते बेचारे कुछ लोग, तो नए लेने तक ज़िंदगी चले जाती है। और तुमने वो सुपरा देख ली रील्स के अंदर, तो तुम पूछे सुपरा क्यों नहीं लिए? सुपरा कमाने के लिए बेटा जहाँ तक जाना पड़ता है ना, उसके लिए बहुत कुछ लगता है। तो बच्चों ने क्या किया मालूम आपको? बीच की ज़िंदगी नहीं देखी। ये रील्स और शॉर्ट ने को क्या किया, जीरो से ले जाके सीधा सुपरा बताया, इधर क्या है लैम्बोर्गिनी बता दिया, इधर ले जाके क्या वो पता नहीं मर्सिडीज का कोई एक मॉडल है जो मतलब इतने हॉर्स पावर का है, फला है, जी वैगन फला है, जो 4-5 होंगी हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन उनको ऐसा बता दिया है कि ये हर आदमी के पास है। तो सक्सेस का स्टैंडर्ड ये है, वो सेट कर दिया उन्होंने, और उसी से जो भी मिल रहा है उस पर तो वहां तक जाना है तो 4 करोड़ की गाड़ी हो तो कैसे लेंगे? 4 करोड़ जल्दी कमाना, 4 करोड़ जल्दी कैसे कमा सकते? अब्बा ने पूरी जिंदगी लगा दी, दादा से अब्बा तक आने तक 1 करोड़ का घर बना मुश्किल से, जी, जो बेच भी नहीं सकते गाड़ी के लिए, विरासत है वो, कैसा करेंगे? तो ये सारी चीजें शुरू हुई, याद रखिए। और ये सोशल मीडिया की देन है, इजी मनी, रातों रात मालदार, और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करते। अच्छा, जब तक लगाते किसी की नहीं सुनते हैं, वो अब्बा तुमको क्या मालूम, मैं कमा के बताता ना, और कमाता भी, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, 1-2 लाख तक ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तेरे अचीवमेंट को 6 मंथ के बाद मुझे बता कितना हुआ। एक दिन पैसा लगाया, कल मेरा पैसा 1 लाख का 2 लाख हो गया, मुझे नहीं सुनना है। 6 महीने के बाद हुआ, 6 महीने के बाद अगर उसको लॉस नहीं हुआ तो मुझे बोलिए। शेयर मार्केट की मैं सारी रिपोर्ट्स आपको, ऑनलाइन जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जाइए, उन्होंने काफ़ी रिपोर्ट्स की है। ये रिपोर्ट्स ही बता रही है कि 97% लोग लूज करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट में। 3% लोग कमाते हैं, और इन 3% में मैक्सिमम ब्रोकर्स हैं। ये रिपोर्ट्स है, ये मीडिया की रिपोर्ट्स मैं कह रहा हूँ, मेरी मनमानी नहीं है कि भाई स्कॉलर है तो कुछ भी बोलते चले जाएंगे आप। सही बात। 97% लोग लूज कर रहे हैं, तो क्या है ये? तो मुझे 6 महीने बाद अचीवमेंट बताइए। 6 महीने में मौलवी साहब 1,01,000 तो हो गए, 1 लाख के, अगर लॉस नहीं है ना। चलो 1 ईयर बाद मिलते हैं फिर आपसे। 1 ईयर बाद वो 1 लाख भी डूब गए मौलवी साहब, मूवी नहीं दिखाता फिर। तो मैंने किसी को सक्सेस होते हुए नहीं देखा है मॉडल्स में। कोई ऐप से मैंने किसी को कामयाब होते पैसा कमाते हुए नहीं देखा। किसी ऐप में जिसमें 1-2 करोड़ की गाड़ियां मिल रही, मैंने उसमें किसी को नहीं देखा। ये झूठी वादे जो करते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं, याद रखिए। किसी स्टॉक और शेयर और बॉन्ड और कमोडिटी और कितने मेटल्स, प्रेशियस मेटल, क्या क्या मार्केट, गोल्ड फला डिजिटल, मैंने आज तक किसी को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा, सिवाय शेयर ब्रोकर्स जो होते हैं उसकी। उनको चूंकि 0.5, 0.1, 0.2 मिल जाता है, कोई कामयाब नहीं हुआ। 1 साल का क्यूमुलेटिव रिजल्ट बताइए, लॉस। दैट्स अमेजिंग। तो कुछ भी देखने के लिए मैं रिपोर्ट्स बोल रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं आपकी मीडियम से, और मैंने ये कहीं भी याद रखिए, अल्टीमेटली आपका डेस्टिनेशन सिर्फ लॉस है। अगर वाकई में इसमें ये था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट के ये मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये तुमने जुआ बना लिया। और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा जुआ बना लिया, मीडिया खुद इसको रिपीट कर रहा है। जी। एक फिल्म का मैं आपको क्लिप के बाद बताता हूँ, वो बहुत वायरल हुआ था क्लिप। उसके अंदर एक लेडी रहती, वो टीचर रहती, किसी स्लम में स्कूल में बच्चों को सिखाने जाती, जो बहुत ही शरीर रहते, तो उनमें अलग अलग बच्चों पर अलग अलग मेहनत करती। तो उसमें एक बच्चों को क्या बोलती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो जुए में खेलते और जीत जाते, तो आगे बोलती है अरे तुम लोग जुए में इतना अच्छा है ना, तो ऑफिशियल सट्टा क्यों नहीं लगाते हो शेयर मार्केट के अंदर, वहां लगाओ ना। तो क्या मीडिया भी बोल रहा है ये सट्टा है इन्वेस्टमेंट नहीं बोलती, क्या बोलती है वो, जब तू इतना अच्छा है जुआ खेलने में तो तू क्यों नहीं शेयर मार्केट में लगा के ऑफिशियल सट्टा खेलता है, बोले लीगल सट्टा। देखो दुनिया बता रही लीगल सट्टा है ये। तो जो लोग ये करना भी चाहते हैं तो वो लोग पहले इस्लामिक जो बैंकिंग सिस्टम है या शेयर मार्केट में हलाल हराम को जानना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये रोज मतलब कंपनी के शेयर आपके नाम पे होने को 3 दिन लग रहे, कम से कम 3 वर्किंग डेज लग रहे, आप 5 मिनट में बेचते तो कम से कम ओनरशिप तो गेन करो उस चीज की। सही है। फिर उसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब तो सब हराम है, ये हो ही नहीं सकता। ये सब चीजें जो हो रही है ना, जायज ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म हलाल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ही एक टाइप हो सकती है जो हो, बाकी तो ये जितने भी टाइप्स है इसके, जितने भी है वो बहुत है, बहुत ज्यादा सब हराम है। मैंने इसको पूरा स्टडी किया एंड निज़म निकला। खाली हराम बोलने के लिए क्यों बोलूं उनको, बिल्कुल सिर्फ मुझे हराम ही बोलना आखिर का। जैसा बॉन्ड मार्केट कंप्लीटली हराम है, चूंकि सूद पे चलता है। तो सर जैसे कि प्रॉब्लम्स पे तो हमने बात की, और कई सारे लोग जो आईटी कंपनीज में हैं या दूसरे बिजनेसेस में हैं, दे सी दी इन्वेस्टमेंट थिंग एज अ अल्टरनेट ऑप्शन। उनके लिए फिर क्या गाइडेंस होनी चाहिए? देखिए, जो लोग इसको अल्टरनेट ऑप्शन बनाना चाहते हैं, साइड इनकम के लिए कोशिश करना चाहते हैं या मेन इनकम भी करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो क्या करें, अगर वो किसी मार्केट में डाल रहे हैं, किसी ऐप के थ्रू डाल रहे हैं, तो पहले वो शरिया कंप्लाइंट है क्या उसको देखिए। जिसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग चीज़ों को शरिया कंप्लाइंट है नहीं कंप्लाइंट है उसका सर्टिफिकेशन देती है। तो आप उन तक अप्रोच करें, उनकी साइट्स पे, वेबसाइट्स पे, उनके ऐप पे आपको पता चलेगा। उसके बाद आप जो इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप आप 1 घंटे, आधे घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट की नहीं करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर आपको डिविडेंड्स आएंगे। ये डिविडेंड्स ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में आपने डाले, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, यही मार्केट है जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। इसके अलावा अल्लाह ने अगर कुछ पैसा दिया है और इन पर्सन किसी इंसान को आप पहचानते हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसको भी तो आप दे सकते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक चलते बिजनेस में जो डूब रहा है लेकिन वो चलाने वालों में सारा है, उनके साथ कर सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं। तो सिर्फ वहीं एक जगह नहीं, कई और चीजें भी है। लेकिन आप कहेंगे साइड इनकम है तो मैं ऐप के थ्रू कर दूं तो आसानी से हो जाता है। लेकिन आप अगर साइड इनकम को किसी इंसान के अंदर जो दिखता है इन्वेस्ट करेंगे, ये ज्यादा और मौका तरक्की का आपको हो सकता है। थोड़ी देर बाद आप जॉब छोड़ के साइड इनकम मेन इनकम बना दें, जो कितने आगे आप बढ़ जाए, आप में सलाहियत अल्लाह ने दी है, पैरेलल आपके लिए मार्केट स्पेस बन जाए, हो जाता है। तो ये सारी चीजों पे हमको अलग ढंग से सोचना है। पहले शरिया कंप्लाइंट है कि देखना, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे कि इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं कहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो सही हो, वरना कितने फ्रॉड पॉन्जी स्कीम्स आए हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा का पैसा चले गए, उम्मत के नाम पर, जमात के नाम पर, मसलक के नाम पर भी लूटा है भाई। बिल्कुल सब लोग रिसेंट केसेस हैं, तो बहुत केसेस है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि आप सही जगह इन्वेस्ट करें, करिया कंप्लाइंट चीज़ों में इन्वेस्ट करें, और खाली ऑनलाइन इन्वेस्ट ना करें। जो लोग आमने सामने दिख रहे हैं उनको भी तो आइडेंटिफाई करें कि भाई आप मिठाई की दुकान चलाते हैं, अभी ऐसा क्यों नहीं प्रोडक्ट बना रहे, तो कहेंगे भाई एक 50,000 मिल जाए तो प्रोडक्ट चालू हो जाएंगे। मैं इन्वेस्ट करता हूँ और वही भाई संघ से उठा रहा है पैसा, हाँ सीट पे ले रहा है, इसमें हो जाए। देखिए आपका बेनिफिट और सारी चीजें भी होने वाली है। तो वो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जो आपने कहा साइड इनकम, तो साइड इनकम सिर्फ आप ऑनलाइन क्यों सोच रहे हैं? सही बात। आइए ऑफलाइन, देखिए अतराफ में लोग, जाइए उनसे बात कीजिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जिस ऐसी तरक्की देगा जो हो सकता है ऑनलाइन होती तरक्की आप कभी ना पाए, जो यहाँ मिलेंगे आपके सामने डेवलप हो रहा है, 1 डे टू डे बेसिस पे हो रहा है, जहाँ की बैठी वहाँ खुशी भी होंगी देखकर। हाँ सारी चीजें। एक जब बात हम सोच ही कर रहे थे, मेरे जहन में एक बात ये भी आ रही थी कि अब जैसे कि हम एडवोकेट फैज सईद एडवोकेट हैं आप, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कुछ और हो, मेरी क्वालिफिकेशन कुछ हो, हम काम कुछ और कर रहे हैं। मैं जब अपने अतराफ में ये चीज़ें देख रहा हूँ तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम में इशू है तो क्या है, और स्किल फिर कैसे जो है लोग स्किल से खाली रह रहे हैं। मेजॉरिटी एजुकेटेड तो है, ग्रेजुएट भी है, सर्टिफाइड भी है, सो वी हैव प्रोफेशनल्स बट वी डोंट हैव पीपल हु आर मेकिंग इन देयर लाइफ सक्सेसफुली। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर, गैप कौन सा क्रिएट हो रहा है? सबसे पहले चीज़ हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम डिग्री क्यों लेते हैं। डिग्री क्यों ले रहे हैं आप? इल्म के लिए। लेकिन क्या उसी से आप कमाएं?
ज़रूरी नहीं। सही। तो फिर आप स्किल भी ले सकते हैं। जो लोग सिर्फ डिग्री पे डिपेंड होकर स्किल्स हासिल नहीं की, उनके फेलियर के चांसेस बहुत हाई है। और जिन लोगों ने हुनर भी रखा और डिग्री भी ली, कभी कभार उनको डिग्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हुनर से वो कामयाब हो गए। तो गुजारिश मेरी रहेगी कि डिग्री के साथ आपके पास हमेशा हुनर भी होना चाहिए, क्योंकि हुनरमंद इंसान कभी भूखा नहीं रहता। ये बात आप जान लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास सिस्टम में क्या है, हमने डिग्रीज को इतना बढ़ावा दिया कि हुनर को हमने छोटा समझा। जो बच्चा अपने वालिद के टेलरिंग की दुकान के बेसिस पर डॉक्टर बना, वो आज कह रहा टेलरिंग की जरूरत नहीं है, जबकि तेरा बेस है वो, यहां तक पहुंचने की वजह है वो, हलाल रोजी तेरे वालिद ने उसी से कमाया, तो वो स्किल छोटी कैसे हो सकती है? आप समझ ना। तो हमारे पास क्या हो गया, एजुकेशन के नाम पे हमने स्कूल को कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया। इंडिया में तो यही हुआ हमारा एजुकेशन। इसका एक इम्पैक्ट बताऊं मैं आपको क्या होता है। एक लड़का और एक लड़की पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। ना रिश्तेदारों में रहना आता, ना कहीं जाना आता, ना मेल मुलाकात जमती, ना बात करना जमती। और अगर लड़की का निकाह का 19-20 साल में अगर रिश्ता आ गया तो शादी करते वक्त बोलते हैं बच्ची बावर्ची खाने में भी अब तक नहीं गई। मतलब रियल लाइफ में कुछ नहीं आता स्किल, हत्ता कि बेसिक स्किल खाने पीने की भी नहीं आती। लड़के का बाप बोल रहा हमारा बच्चे ने अब तक कुछ भी नहीं कमाया। अब दो बड़े जिस्म वाले, छोटी अक्लों वाले, बड़ी डिग्री वाले, विदाउट स्किल लोग मिल रहे हैं तो 2-4 महीने में तलाक होना तो आम बात ही होगी ना। उनको समझ ही नहीं हो, डेवलपमेंट ही नहीं हो। जी बिल्कुल। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा डिग्री गेन करे, 10th पढ़े, 12th पढ़े, साथ में हुनर भी सीखे। जैसा आपका बच्चा 10th में है, छुट्टियां लगी, 10th में नहीं 8th में है, 6th में छुट्टियां लगी, उसके शौक के हिसाब से उसको कोई एक हुनर सिखाओ आप। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, मोबाइल रिपेयर का कोर्स है, कोडिंग लैंग्वेज आपको सिखा दो, उसको प्लम्बिंग का कोर्स सिखा दो। तो आप बोल रहे अरे फैज भाई प्लम्बर बनाना चाहते हैं आप अपने मेरे बच्चे को? प्लम्बर नहीं बनाना चाहता, एक स्किल सिखाना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ प्लम्बिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग उसी प्रोफेशन से निकलकर आज कंस्ट्रक्शन फील्ड में बड़े बड़े कंपनियां चला रहे हैं। और यूरोप अमेरिका में तो खुद ये लोग सारी चीजें खुद ही करते हैं। यही असल समझो इस चीज को, तो हम लोग समझ नहीं रहे। वो एक्चुअली क्या हो गया, डिग्री का इतना खुमार चढ़ गया कि स्किल को हमने पागलपन समझ लिया, वो कमजोर लोग लेबर और समझना है। एक डिग्री होती है जो आप एग्जाम दे के पास करते हैं, और एक डिग्री होती है जो आप अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम से होते हैं, प्रैक्टिकल करके करते हैं। लेकिन इंडिया में अब तक वो सिस्टम नहीं है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये अलग बात है कि 5 साल में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यूरोप में दोनों डिग्री मिलती है, स्किल डिग्री, स्किल बेस्ड डिग्री और रिटर्न डिग्री बोलते हैं उसको। अच्छा। मतलब ये इंजीनियर है लिख कर पास हुआ, ये इंजीनियर है प्रैक्टिकल करके हुआ, और दोनों रिकग्नाइज्ड है, दोनों की वैल्यू सेम है, तनख्वाह तकरीबन सेम होती है। एक सवाल ये भी मेरे जहन में आ रहा था कि देखिए हमारे जैसे ब्रिटिश ने यहाँ रूल किया, वैसे चाइना और जापान में भी हुआ। अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में या वैसे ही जो इंडिविजुअल ग्रोथ का रेशो है वो उन लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा है। और हमारे यहाँ अभी भी जो है जॉब की तलाश में, एक पियोन की जॉब आ गई तो आप देख रहे हैं 2000 लोग मारामारी पे लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसा है कि एजुकेशन हमारे यहाँ भी तो ग्रोथ हुई है, तो फिर डिफरेंस क्या है? वो लोग इतनी आगे कैसे, हम इतने पीछे कैसे? देखिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने क्या किया, स्किल को कभी भी छोटा नहीं समझा और उसको प्रायोरिटी दी उन्होंने सर्टिफिकेशन से के ऊपर, सर्टिफिकेशन के ऊपर प्रायोरिटी दी। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं एक साहब को जानता था, उनका नाम मार्क हैमर है, कैनेडियन नेशनल है। तो वो 6 मंथ मेरे रीजन में आते थे जब वहाँ स्नो होती थी। अच्छा। और यहाँ आते थे 6 मंथ काम करने। और यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की बड़ी जो डैम बिल्डिंग करती थी, उस कंपनी को ड्राइंग्स देते थे मुख्तलिफ डैम्स ही बनाकर। तो एक मरतबा मेरे से उनकी मुलाकात हुई। 1-2 एकड़ की ज़मीन उन्होंने किसी के इंडियन के नाम पे ले ली थी, चूँकि वो तो नहीं ले सकते थे। एक घर बना लिया था और कहते थे वहाँ 6 मंथ मेरे को वहाँ से सस्ते पड़ते हैं कनाडा से। 2 एकड़ ज़मीन लेके घर बना के 6 मंथ यहाँ आते थे, 2 व्हीलर पे घूमते थे, छोटा मोटा नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट एंजॉय करते हुए जाते थे। अच्छा। 300 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे और एजेड थे, हालांकि मोर देन 50 का एज। अच्छा। एक बार मैंने ऐसा बोला, मार्क व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? आर यू इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट? तो क्या है, आई एम नॉट पेपर इंजीनियर, लिख के पास नहीं हुआ, आई एम ए प्रैक्टिकल इंजीनियर। मैंने कहा ये क्या है? तो कहाँ पर दोनों को रिकग्नाइज किया जाता है, दोनों की वैल्यू सेम है। मेरे वालिद ये काम करते थे, मैंने इनसे सीखा था डैम बिल्डिंग। मजाक नहीं है, डैम बिल्डिंग भी लोग मतलब स्किल में सीख रहे हैं, तो उनसे सीखता था। एंड आई नो ड्राइंग्स जो इंडिया में कोई नहीं बना सकता, और वो करते थे वाकई में से। तो कहा ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरा एक्सपर्टीज है 50 ईयर्स का। तो मैंने किया, तो मैं बचपन से देख रहा हूँ अपने बाप को ये करते हुए। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है इन द सेंस, पेपर इंजीनियर नहीं हूँ मैं, बट आई नो
और ये लोग मेरी एक्सपर्टीज को यूज़ करते हैं। देखो मैं आता हूँ हर साल 6 महीने रहता हूँ, तो अब देखा उन्होंने वहाँ अलग उनके कंट्रीज में नहीं है। हम लोगों को उन्होंने क्या लगा, डिग्री की ऐसी होड़ लगाई कि तेरे को एजुकेशन आता हो या ना आता हो तो डिग्री तो ले ले। तो हमारे पास अक्सर डिग्री होल्डर्स कैसे मालूम आपको, पढ़े लिखे नहीं है, लिखे लिखे हैं, चीटिंग करके पास हुए हैं। जी क्यों, तो डिग्री लेना है ना। जी पर्पस ऑफ एजुकेशन स्किल नहीं है, पर्पस ऑफ एजुकेशन हाँ गुड ह्यूमन में नहीं, पर्पस ऑफ एजुकेशन एजुकेशन लेना, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज लिटरेसी और एक सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कि मेरे नाम के आगे लगा हुआ है। तो फिर क्या हो रहा है उसके बाद आप सब देख रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ फिर जब इंजीनियर निकल रहे हैं मतलब लॉट के लॉट, डॉक्टर्स निकल रहे लॉट के लॉट, और एडवोकेट लॉट के लॉट, और ये जर्नलिस्ट निकल लॉट के लॉट, तो उसमें कैलिबर कहाँ है, क्वालिटी आप मिस हो रही है ना कहीं ना कहीं। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज भी मैं जानता हूँ जहाँ सिर्फ आपको एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है आजकल। ऐसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज जानता स्टेट्स के अंदर, जब पूरे 4 साल के अंदर कितने ही पेपर में आप फेल हो, आपको लास्ट ईयर तक भेज दिया जाता है, क्योंकि 4 साल की फीस लेना खत्म कर देना हमको। अब तू कितना देता, 30 पेपर बैकलॉग, 40 पेपर टोटल 4 ईयर्स में इंजीनियरिंग के, और 30 पेपर्स बैकलॉग जी। 3 ईयर तो बैकलॉग क्यों चला 4th ईयर तक। हमको अपनी फीस चाहिए थी, हमने एक के बाद प्रमोट कर दिया, अब तू पढ़ते रहे, बैकलॉग देता रहे। तो एजुकेशन बहुत करप्ट हो रहा है। तो मैं कहूँगा स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाए, और जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनको सिखाया जाए, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मसाइल आएंगे। और मैं जानता हूँ स्किल वो कमाल दिखाती है कि जब तक आपको आपके एजुकेशन के बेसिस पे डिग्री नहीं मिलती है, आप स्किल के ज़रिए कमाते रहिए, क्या बुरा है। तो क्या एक डॉक्टर शेफ भी रह सकता है? हाँ, पार्ट टाइम वो सीखे, घर वालों को पका के खिलाए, क्या मसला है, शेफ भी रह सकता हूँ। एक इंजीनियर क्या टेलरिंग का भी कर सकता है? हाँ, वो टेलरिंग आपको टाइम मिलता है, अल्लाह ने उसमें शौक दिया, बिल्कुल सीखिए। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जिनको जवाल नहीं है। इसीलिए जो सबसे पुराने ब्रांड, जो सबसे अच्छे ब्रांड दुनिया में आदि मौजूद है, वो इन 3 ही फील्ड के, रोटी कपड़ा मकान। सबसे अच्छे ब्रांड देखिए कॉफ़ी में, देखिए 200 साल पुराना कॉफ़ी का इटालियन ब्रांड, 200 साल से कॉफ़ी। चूँकि कारों का इंडस्ट्री तो 100 ईयर्स बाद हो रही ना, हमारे से 100 साल ही हो रही, कैसे आए? तो पुराने ब्रांड से रोटी कपड़ा मकान, इसकी ज़रूरत तो लॉकडाउन में भी थी ना, बिल्कुल ये बुनियादी नीड है। तो ये फ़न में आप कहीं कुछ सीखते हैं, खाली नहीं जाएंगे। हो सकता है अल्लाह अगर मौका दे, ये फ़न से आप इतना कमाएंगे जो स्किल से आप कमा नहीं सकते। मैं ऐसे कई डॉक्टर्स को जानता हूँ मेडिकल फील्ड छोड़कर कंस्ट्रक्शन में लग गए। बिल्कुल, मतलब अब वो छोटे मोटे लोग नहीं है, 10s ऑफ करोड़ के भी कर रहे हो, 10s ऑफ करोड़ की, क्योंकि उसकी मेडिसिन फील्ड ने उसको इतना कैलिबर, समझदारी, दुनिया की इल्म और अलग अलग चीज़ें दे दी थी कि उसको वो एजुकेशन की ज़रूरत नहीं थी, उसमें डीलिंग करने की आदत आ गया वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हम बोलेंगे यार वेस्ट ऑफ डिग्री है? चूंकि हम बस यही बोलते, पढ़े क्या को थे, फिर पढ़ा जा रहा है एक अच्छा इंसान बनने और दुनिया को समझने के लिए, लेकिन क्या उसी से कमाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो आपने जो भी डिग्री किया, मीडिया में काम कर, मैंने कितने डिग्री थी, 4-5 ग्रेजुएशन किया मैंने। मैं अभी मोटिवेशन, रिलीजियस एंड एजुकेशनल स्पीचेस दे रहा हूँ लोगों को, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें। साथ में बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने अपने फील्ड से तो कुछ भी अर्न नहीं किया अब तक। हो सकता है ऐसा, तो स्किल्स एक अलग चीज़ है, तो वो इंडिया में हमको समझने की जरूरत है। यूरोप और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज नहीं। अभी देखिए आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, लेकिन जिस कंपनी में काम करते हैं उसका जो CEO है, ये जो बाहर से आदमी आ रहा है, वो BA किया हुआ है, मैनेजमेंट की डिग्री किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। आप उसके मुकाबले में इंडिया में आपकी डिग्री बड़ी मानी जाती है, MBBS है आप, वो क्या है खाली BA इन फला मैनेजमेंट, और वो आके पूरा कॉर्पोरेट दवाखाना संभालता। कैसे? उसको जो करना था यूरोप ने वो सिखाया कि तुम सोचने वाले, थिंकर्स, क्रिएटर्स, फिलोसोफर्स, डिस्कवरर्स, इन्वेंटर बनो तुम जॉब नहीं करना है तुमने। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम हमारे यहाँ भी आ गया, पूरे हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनी जो गवर्नमेंट ओन भी थी और आज गवर्नमेंट ओन नहीं भी है, तो उसके CEOs पूरे यूरोप से आ रहे हैं। तो वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ वो ये सीख कर आते हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? वो लोग वो काम जो लेबर करते हैं वो नहीं सीखना चाहते हैं, वो काम जो लेबर से करवाया जाता है वो सीखते हैं। पॉलिसी मेकिंग, मशीन आप चलाएंगे, मशीन मैं बनाऊंगा, आइडिया वो बनाएगा, डिज़ाइन वो बनाएगा, हम लोग उसके खाली चलाने वाले हैं। तो हम लोग तो लेबर ही हुए ना उस मशीन को चलाने वाले। इतना करने के बाद भी, हम सब कुछ करने के बाद भी कॉर्पोरेट सिस्टम का छोटा सा पार्ट ही बने ना, चलाने वाला कौन है? कभी बार तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ आपके मुताबिक, स्किल बहुत है उसमें, जो डिग्री होल्डर नहीं है। बिल्कुल। और ये तो दुनिया ने देखा, बहरहाल इंडिया में बड़ी बड़ी मिसालें हैं, यूरोप में है, पूरे अमेरिका में, और दुनिया की जो टॉप मोस्ट ब्रांड्स दुनिया में चलते हैं वो डेवलप किए गए स्किल होल्डर से, डिग्री होल्डर से नहीं। बिल्कुल, वर्ल्ड के टॉप कंपनी, खाने की कंपनी ले लो, जो कुक है, फला चीज़ मशहूर है दुनिया में, वो किसी ने बनाया जो पढ़ा लिखा नहीं था। स्किल थी उसके पास खाना बनाने की, लेकिन उसके डिग्री नहीं थी एज अ शेफ, BN जो भी आप
करते हैं अलग उसके अंदर, वो नहीं था उसके पास। होटल मैनेजमेंट करते हैं बस भी, वो नहीं था उसके पास। तो ये है मीडिया की फिल्में आप देखिए, बड़ी बड़ी फिल्में जिन्होंने बनाई वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन वो जानते थे ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, स्टोरी लिखी कैसे जाती है, वो सब चीज़ थी। टेक्नोलॉजी में आप ब्रांड्स दी जो सबसे हाईएस्ट कोवेटेड ब्रांड्स है जिसको आप चाहते इस्तेमाल करना, वो सारे के सारे उन लोगों ने बनाए जो ड्रॉप आउट्स थे, इंजीनियरिंग कर भी नहीं पाए थे जी। हमारे पास सबसे मालदार इंसान जो हमारे मुल्क के अजीज का है, वो एक ऐसा इंसान था जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल किया करता था। आज उसने सबसे बड़ी इंडस्ट्री डाली पेट्रोल की, और बिलियनर है वो, मतलब एशिया का टॉप रिचेस्ट वर्ल्ड के पर्सन। तो फिर क्या ये इसकी मिसाल है कि हुनर एक अलग ही चीज है। एजुकेशन एंड स्किल ये दोनों एक साथ दी जानी चाहिए, पैरेलल जानी चाहिए, बिल्कुल, नॉट सेपरेट। दोनों का इंपॉर्टेंस उतना ही है। और स्किल कभी कभार आपके ग्रेजुएशन या डिग्री से भी आगे ले जाती है आपको, क्योंकि इसमें स्काई इज द लिमिट। आपने बीएससी कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने फला कर लिया, फिर भी आप लोग बोलते हैं आप इंडस्ट्री रेडी आज भी नहीं है, आपको 2 कोर्स और करके आना 3 महीने के। क्या कोर्स है वो कि मैंने इंजीनियरिंग किया सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक कोर्स, एआई का एक कोर्स करके आना है। क्या है यार, ये इतना करने के बाद भी 4 साल में इंडस्ट्री रेडी नहीं कर पाया आपका सिस्टम, तो भी प्रिपेयर होके आना। तो एक इंसान इंजीनियरिंग नहीं करके वो क्या करा, सिर्फ वही कोर्स कर ले जाके जी, और काम करा। अभी हाल ये देखिए फैक्ट्स है, इसको आपको मानना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके एक्सेल शीट बनाते बैठा हुआ है, बैकएंड प्रोसेस पूरा काम एक्सेल शीट में चलता। जी। तो फिर एक्सेल शीट का ही काम कर लेता तो एक्सपर्ट हो जाता। क्या मतलब बोलेंगे। ये हमारे इंडस्ट्री का है। तू बस अब क्या कर, मैनेजमेंट का ये काम कर, एमबीए करके आया और एक्सेल शीट नहीं बना रहा बेचारा, जिंदगी पूरी इसमें जा रही और बॉस को दे रहा है। ये करने के लिए एमबीए किया था क्या? तो फिर ये काम तो जो लोग नहीं भी करते फील्ड में कर रहे हैं। मैंने कई लोगों देखा मैकेनिक में इंजीनियरिंग किए हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, स्किल उनकी इसमें थी, माइंड शार्प इस काम में, आइडियाज है इनके पास, छोड़ दिए वो फील्ड मैकेनिकल, आ गए इसमें। कई लोगों को मैंने देखा डॉक्टरी की फील्ड छोड़ दिए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की फील्ड में कूद गए, प्लांट्स डाल दिए उसकी। तो ये क्या बेसिस पे कर रहे हैं? स्किल, ये हुनर है उनके पास, लैंड डीलिंग करने का हुनर, गाड़ी बेचने का हुनर कर रहे हैं। डिग्रीज उनके पास कुछ दूसरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए, लेकिन साथ में स्किल भी रखिए। इम्प्लीमेंटेशन दोनों चीजें चलती है। और कभी कभार हमने देखा पैरेलली डिग्री से ज्यादा स्किल। और दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल मिसालें तो ये है, लोगों ने स्किल से कमाया, डिग्री से नहीं। दुनिया की, इंडिया के 80% लोग किसान हैं और किसान के पास डिग्री नहीं होती, लेकिन वही हमको अनाज उगा कर दे रहे हैं। तो पता चला वो एजुकेटेड है अपनी फील्ड में एग्रीकल्चर की, लेकिन लिटरेट नहीं, उसका कोई डिग्री नहीं है उसकी, लेकिन ठीक कमार। साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ इस एपिसोड के आखिर में कि वो सलाहियतें जो आपको आपके रब ने आपकी कहानी में कामयाबी के लिए दी, उन सलाहियतों का जिक्र करें ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियत दी, और ये मेरा मानना है, मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ कि अल्लाह ताला किसी कीड़े को भी पैदा नहीं करता मगर उसके पीछे कोई पर्पज़ होता है जी। तो एक इंसान अपने पर्पज़ को जाने और अपनी शख्सियत को पहचाने कि वो किस चीज़ में क्या हुनर और क्या फ़न रखता है। अब मेरे इसके अंदर वो क्या नेमतें थी जो अल्लाह ने मुझे दी, जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या जिसको सक्सेस का बोल सकते हैं। पहली चीज़, ये अल्लाह की तौफीक से जो कुछ भी है, मेरी खुद की कोई खसूसियत या काबिलियत नहीं है। दूसरा ये है कि जिस चीज़ को मैं बुनियाद समझता हूँ मेरी कामयाबी की, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल के बाद, और वो है मेरी आम फहम उर्दू ज़बान, जिसमें मैं रिसर्च करके टॉपिक डिलीवर करता हूँ, बस। दूसरा कुछ भी नहीं। क्या मैं बोलूँगा कुरान में नया, क्या मैं बोलूँगा हदीस में नया, मैं बस कुछ भी नहीं नया। कुरान और सुन्नत को मैंने आम फहम ज़बान में रिसर्च करके रखा, जिससे लोगों ने अपने आप को जोड़ लिया। अच्छा, ये मेरा ही मसला था, अच्छा, ये मेरा ही मसला था, कुछ भी नहीं इसके अलावा। कॉमन अप्रोच, नथिंग, कुछ भी स्पेशल नहीं जी। तो एक लैंग्वेज की आसानी, दूसरा थोड़ा सा रिसर्च वर्क था। जैसा अगर मुझे आप कहेंगे नौजवानों में लेक्चर देना है, तो मेरा रिसर्च वर्क शुरू हो जाता किस ग्रुप में देना है और क्यों देना है। इसलिए फिर टाइटल वगैरह में लगाया जाता, सुनने वाला भी उसी में सुनता। अच्छा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आपने बयान दिया, स्टूडेंट्स को बयान दिया, 12th के स्टूडेंट को बयान दिया। यहाँ मैंने इंस्टीट्यूट में नीट के बच्चों को दिया, तो मैंने वही टारगेट किया कि इनको नीट के हिसाब से कुछ सलाहियतें आना चाहिए। तो हमने क्या किया, थोड़ा रिसर्च की और रिसर्च करके वो किया। हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं रिसर्च नहीं करते हैं, तो रिसर्च ज़रूरी है। तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, अल्लाह के फजल के बाद ये बाद में मैं आपको बता दूं, और ऑलरेडी मैं ये कह भी चुका हूँ कुछ लेक्चर्स में, स्पीच देना मेरा फोर्टे नहीं है, लेकिन मैं स्पीच ही देता हूँ। और लोग कहते हैं नहीं, आप तो इंडिया के अब तक तो टॉप मोस्ट स्पीकर या टॉप इस्लामिक स्पीकर इंडिया में और उर्दू वर्ल्ड के अंदर भी है।
तो फिर कैसे? तो ये मेरा फोर्टे नहीं है, मेरी खुसूसियत नहीं है। मेरा आज भी ये हाल है कि जब मैं लेक्चर देने जाता हूँ, जैसा मेरा अगर शाम में लेक्चर है तो मैं दोपहर से कभी खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे डायरिया का मसला हो जाता है। जी। आप लेक्चर को बोलेंगे फैज़ भी शाम में लेक्चर है कि मुझे पेट में गुड़गुड़ी चालू हो जाती, तो वो फियर मुझे आज भी लगता है, जबकि मैं 25 साल से कंटिन्यूसली लेक्चर ही दे रहा हूँ। आप बोलेंगे 2 मिनट इनसे खिताब करना है, तो 2 मिनट बोलते मेरे को 5 मिनट लिखना पड़ता शुरू हो जाता मैं, क्यों क्या बोलना है 2 मिनट, जी। चूँकि मेरे में सलाहियत तो है नहीं बोलने की। अब मैं कैसे बोलूँगा, मैं क्या करूँगा? तो शायद जब एक इंसान अपने आप को हकीर समझता है, उस फील्ड के लायक नहीं समझता है, तो अल्लाह से मदद ज़्यादा मांगता है, गिरने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। फिर तो अब मैं समझता हूँ मैं तो सब कुछ हुई फील्ड का, तो वो ऑन द कितने ही चांसेस दौड़ जाते हैं। तो एक तो फितरी डर भी है, फिर अल्लाह की मदद भी आती है कि आदमी डरते डरते बोल रहा कि भाई मेरे से तो नहीं, 2 मिनट, वो कहाँ से 2 मिनट, 2 पॉइंट तो ना 2 मिनट में क्या लिखूँ, 2 पॉइंट, हाँ चलो 2 पॉइंट ये फिर जाके डिलीवर कर देते हैं उन 2 पॉइंट्स को। कोशिश कर दुआ के साथ कि अल्लाह ये लोग कनेक्ट कर ले इससे, वो फ़ायदा हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में, ये अजर का बायस बनेगा, हमारे लिए आखिरत का तोशा, यही सामान जमा होंगे, ये सब चीज़ें। तो ये है याद रखिए। तो और स्पेशल नहीं, थोड़ा सा रिसर्च, ज़बान की आसानी जिसको हम बोला जा रहा, और हर बार ये डर के साथ कि अल्लाह बस कामयाब करा दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बस ये है। तो स्पेशलिटी कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कहना चाहूँगा, हर इंसान को अल्लाह ने अलग बनाया है, तो उसकी खुसूसियतें भी अलग है। हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकता, उतने कोर्सेज ही नहीं है जितने फील्ड से, जितनी सलाहियत है लोगों की। बिल्कुल। अब मैं स्पीच देता हूँ आज, और 25 साल से दे रहा हूँ, लेकिन स्पीच के लिए कोई कोर्स ही नहीं किया मैंने आज तक। सही बात। ना मुझे किसी ने पूछा पहले कि तू उसको स्पीच दे सकता है क्या। जी। मैं तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक स्टेज पे नहीं गया। MCA फर्स्ट ईयर में जब मेरे को वो प्रेजेंटेशन देना था मेरे प्रोजेक्ट का, पहली बार खड़ा हुआ थर-थर करते हुए, हाथों में से पसीना, हथेलियों में से पसीना जा गया, क्योंकि मुझे हथेलियों में पसीना नहीं आता है। जी। पहली बार स्पीच जब दिया बड़ा टेंशन की और वहीं से शुरू के दर्स भी देना, हाँ टेंशन। जी। तो पता ही चला वैसा कोई कोर्स ही नहीं जो मुझे स्टेज के लिए तैयार करे। जी। ऐसा कोई कोर्स ही नहीं जो मुझे लैंड डीलिंग के लिए तैयार करे, प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश करें, सिखाए रखो। तो ये सलाहियतें अल्लाह देता है आपको अंदर से। इन सलाहियतों को वालिदैन का काम है, असातिज़ा का काम है, कौम के बड़ों का काम है, निखार के बच्चों को निकाल के लाए, जो कि हो नहीं रहा, अफसोस की बात है। बस ये कहूँगा कि हर आदमी अपनी सलाहियत खुसूसियत को पहचाने, या तो उसके वालिदैन उसको गाइड करे, या तो उसके टीचर्स गाइड करे, और उसी फील्ड में अगर आपका बच्चा दौड़ेगा तो 10-20 साल में उस मुकाम पर पहुँचेगा जो उसकी सलाहियत है। वो ऐसा नहीं करेंगे 10-20 साल कुछ और करेंगे, फिर वहीं आएगा जहाँ उसको आना है। अब लोग फिल्म बना रहे हैं उसके लिए, मोटिवेशन लेक्चर बना रहे हैं, लोग लंगड़े होकर भाग गए उनकी बातें सुना रहे हैं, लोग हाथ नहीं और पैर नहीं होने के बाद एवरेस्ट चल जा रहे हैं उनकी बातें सुना रहे हैं। तो एवरेस्ट चलने के लिए बने तो नहीं थे उनमें, लेकिन एक मोटिवेशन था, किसी ने पहचान के कहा तू चढ़ सकता है, चढ़ जा, और चढ़ गया हो। तो ये होता है। तो लिहाजा पेरेंट्स, असातिज़ा, कौम के लीडर, जिम्मेदारों से कहूँगा कि बच्चों की सलाहियतें पहचानें और उनको उस फील्ड में धक्का दें। हाँ, एजुकेशनली वो डिग्रीज वगैरह लेते जाए, लेकिन स्किल वाइज उनको उसी फील्ड में डाले जो उनकी महारत है। अगर उसमें कोई कोर्स है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अलग से वो चीज़ को सीखते जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक आखिरी सवाल आपसे कि कोई नसीहत, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं कि वो यूथ तक पहुँचे, जो भी अपने करियर्स में या अपने बिजनेसेस में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं नसीहत या आखिरी कलिमात ये कहूँगा, सबसे पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ो और आगे बढ़ो, रीडिंग करो, स्कूल कॉलेजेस जाओ और डिग्रीज गेन करो। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेशंस भी काम आते हैं। कभी एंट्री पॉइंट है ना, BE होगा तो आओ इंटरव्यू को, सलाहियत तो बात, हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पढ़ो। इसके अलावा रीडिंग की आम आदत डालो, बस पढ़ते हो, जो पढ़ना, अच्छी अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ो। तो पढ़ना मिजाज का हिस्सा बना लो, और डिग्रीज वगैरह गेन करना पढ़ाई उसकी बुनियाद है, रीडिंग करना उसका बेस है, तो पढ़ना है, ये करो। दूसरा, आप जिस भी फन में है, जिस भी काम में है, गुजारिश करूँगा अपनी सलाहियतों को एंड मत समझो, हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते रहो। 50 साल से किसी ने घड़ी की दुकान चलाई जो कि परवा मशहूर होगा आपके इलाके में, आज दुकान बंद हो गई से, क्यों? अपडेट नहीं किया उसने। अपडेट करते जाओ। विजिटिंग कार्ड की बार साफ छापा हूँ, अगली बार फिर 1000 छपने जाने वाले, अभी छपने नहीं जाएंगे, फिर सोचूंगा इसमें क्या तब्दीली आ सकती है। एक बार जी, हर चीज़ में ऐसी, बस हर चीज़ में रिपीट हो, तब्दीली क्या आ सकती है। तो जिसको बोलेंगे ऑलवेज बी रेडी फॉर चेंज, मतलब करते ही रहो अपने अंदर, ये कैसा इनोवेशन, ये कैसा हो सकता है, वो कैसा। तो ये 2 चीज़ें इंसान को, एक रीडिंग जो बेस है स्किल का, दूसरा इनोवेशन करते जाओ, तब्दीली लाने का बस मिजाज कर लो स्किल में। मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो क्या डॉक्टर होना क्या काफ़ी थोड़ी मेरे लिए, कुछ और करते हैं, और नया और एक चीज़ सीखता हूँ ज़िंदगी, और एक चीज़ सीखता हूँ। वो करते रहेंगे तो आपकी स्टूडेंट वाली सलाहियतें जागृत रहेंगी, और बहुत सारे उसके बहरहाल फ़ायदे। तो ये 2 चीज़ें बस कह सकता हूँ कि इसको ख़ास तौर से इंसान जहन में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे इस चैनल पे आकर इन नज़रियात को रखने का। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें ज़रूर जो है फ़ायदेमंद रहेंगी हमारे देश के नौजवानों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो रिलेवेंट ये टॉपिक को ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, ताकि कुछ तब्दीली आए। आप सबसे इस एपिसोड के लिए हम यहीं तक मुलाकात थी हमारी, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।